चैप्टर 61 रिधव का जिद करना। अब आगे। सुबह, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। यशवी रोज की तरह उठकर कैफे शुरू कर देती है और अपना काम करने लगती है। तभी कमरे में रिधव बेड पर बैठा था और बार बार घड़ी और देख रहा था। वो अपने प्लान को अंजाम देने का सोच रहा था। तभी घड़ी में 8 बज जाते हैं। रिधव अपने मासूम आवाज से कहता है, लक्ष्मी दी आ गई होगी, अब मम्मा अकेली नहीं, मुझे मेरा मिशन इंडिया शुरू करना होगा। कहकर बेड पर लेट जाता है और चिल्लाने लगता है। रिधव के चिल्लाने से रीवू जल्दी से उठ जाती है और वो डरने लगती है क्योंकि रिधव पैर को बेड पर पछाड़ के रो रहा था और चिल्ला रहा था। रीवा बेड पर सिमट कर बैठ जाती है, उसके आंखों से पानी आने कहते हैं और वो भी मम्मा मम्मा कर रोने लगती है। उसे रिधव की हालत देख डर लग रहा था, वही रिधव को अपनी बहन को हालत देख तरस आ रहा था। पर अगर वो उसे सच्चाई बता देता तो रीवा अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाती। रिधव वापस चिल्लाने लगता है। वही रीवा भी मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी। रिधव के चिल्लाने की आवाज सुन यशवी डर जाती है और उसे रीवा के रोने की भी आवाज आ रही थी। यशवी अपने सीने पर हाथ रख देती है और अपने मन में कहती है, क्या हुआ, बच्चों को क्यों चिल्ला और डर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। कहकर लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी सुन ना, रिधव पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है और रीवा के रोने की आवाज आ रही है। मुझे माफ कर, मैं देख के आती हूँ, तू कैफे संभाल लेना प्लीज। लक्ष्मी कहती है, तू परेशान मत हो, जा जाकर बच्चों को देख, मैं यहाँ का सब मैनेज कर देती हूँ और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना, मैं भी हेल्प कर दूंगी। यशवी हाँ में सिर हिलाकर बच्चों की कमरे की ओर भागकर चली जाती है। यशवी भागकर रिधव के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को। कहकर रिधव का बदन चेक करने लगती है पर सब सही था, रिधव को बुखार बिल्कुल नहीं आया था। यशवी कहती है, बेटू क्या हुआ, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो। तभी रीवा बेड से खड़ी होकर आकर यशवी के पीछे चिपक जाती है और यशवी को पकड़ लेती है और डरते हुए कहती है, मम्मा देखो भैया कब से चिल्ला रहे हैं, उन्हें क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है। मम्मा देखो ना भाइयों को क्या हुआ है। यशवी रीवा को एक तरफ से गले लगाकर कहती है, कुछ नहीं हुआ बच्चा, तुम डरो मत, मैं हूं ना बच्चा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। कहकर रिधव को देखती है और उसके माथे को सहलाने लगती है। रिधव कहता है, मम्मा पेट में बहुत दर्द कर रहा है, आपको पता है एक बार दर्द हुआ था, अपने नानी की बनाई हुई वो जली बूटी दी थी, वो चाहिए मम्मा, वरना ये दर्द रोज शुरू हो जाएगा। यशवी परेशान हो जाती है और कहती है, बेटू अब तो वो जली बूटी नहीं है, नानी ने बना के दी, वो तो खत्म हो गई। रिधव कहता है, मुझे वो चाहिए मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, आहा। मम्मा कुछ करो ना, इंडिया जाना है नानी के पास, नानी जल्दी से मेरे पेट दर्द को गायब कर देगी। चलो मम्मा इंडिया। ये बात सुन रीवा भी कहती है, मम्मा चलो ना, मुझे भैया का दर्द देखा नहीं जाता, नानी के पास चलना है, वो भैया को ठीक कर देगी, चलो ना नानी के पास, मुझे डर लग रहा है, मुझे आप और भैया दोनों चाहिए। मेरी एक दोस्त है, उसके मम्मा पापा भाई सब कार एक्सीडेंट में मर गए और वो अनाथ हो गई। मम्मा चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नानी के पास जाना है, वो भैया को ठीक कर देगी, चलो ना, मुझे अनाथ नहीं होना। ये कहकर यशवी रीवा के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, शुश कुछ मत बोलो बच्चा, कुछ नहीं होगा मुझे और ना ही भाई को, मैं हूं, मैं मेरे बच्चों को और खुद को कुछ नहीं होने दूंगी। रीवा हाँ में सिर हिला देती है। वही यशवी रिधव के सामने देखती है, उसे कुछ याद आता है और वो उस पल में खो सी जाती है। यशवी रोते हुए कहती है, क्या खाया था आपने जान, कितनी बार कहा है बाहर का कुछ मत खाए और वाइन को तो हाथ ही मत लगाना, फिर भी आपके को मेरी सुननी नहीं है। कहकर यशवी कहीं खो जाती है। एक कमरे में एक आदमी बेड पर लेटा था और अपने पेट पर हाथ रखा हाँ करके चिल्लाता है। यशवी उसके पास आती है, वो आदमी शर्टलेस लोअर के साथ बेड पर लेटा हुआ था। तभी यशवी रोते हुए कहती है, क्या खाया आपने, मैंने मना किया है ना, आप वाइन नहीं पियोगे, फिर भी आपने पिया, देखो आपको पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। वो आदमी शैतानी मुस्कान के साथ यशवी के रोते हुए चेहरे को देख रहा था, जिसमें दर्द, फिक्र, प्यार, गुस्सा सब था। वो आदमी यशवी को अपने पास खींच लेता है और उसे बेड पर गिरा खुद उसके ऊपर आकर यशवी के बाल पीछे कर कहता है, मेरे जैसे पत्थर दिल इंसान को कुछ नहीं हो सकता, सिवाय तुम्हारी नाराजगी ही मेरे दिल को पिघला सकती है। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें मेरे पास बुलाना था।
ये सब एक ट्रैप था। यशवी उस आदमी को मारते हुए, आप बहुत गंदे हैं, कहकर उस आदमी के सीने पर मारने लगती है। वो आदमी मुस्कराने लगता है और यशवी के दोनों हाथ पकड़ बेड पर दबा के यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वही हमारा रिधु कब से अपनी माँ को बुला रहा था, पर उसकी माँ कब से किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। रिधु मुंह फुलाए कहता है, मम्मा को क्या हुआ, मेरी सुन क्यों नहीं रही है? इतना हैंडसम बच्चा पेट दर्द से चिल्ला रहा है और ये शायद डेट के ख्याल में खोई होगी। तभी रिधु चिल्लाते हुए कहती है, मम्मा, मम्मा। वही रीवा भी यशवी को हिलाते हुए कहती है, मम्मा मम्मा कुछ बोलिए ना, मुझे डर लग रहा है मम्मा मम्मा। यशवी दोनों बच्चों के पुकारने से होश में आती है और दोनों की तरफ देखती है। यशवी होश में आ गई थी और रिधु को गोद में उठाने लगती है। रिधव मना करता है और बेड से खड़े होकर वॉशरूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर कहता है, मुझे नानी के पास जाना है, मुझे नानी ही ठीक कर सकती है। आह मम्मा दुख रहा है। यशवी ये देख चौंक जाती है और दरवाजे के पास जाती है। वही रीवा भी पीछे पीछे जाती है और यशवी के गले से लग जाती है और रोते हुए कहती है, भैया दरवाजा खोलिए, मुझे डर लग रहा है। यशवी दरवाजा पीटते हुए कहती है, चुपचाप दरवाजा खोलो वरना मार पड़ेगी आज। ये सब धमकियां देना बैड मैनर्स होती है, कहां से सीख के आए? रिधव को अपनी मम्मा के लिए बुरा लगता है, पर वो ये सब अपनी मम्मा के लिए तो कर रहा था। अगर उसके मम्मा पापा एक हो जाए तो क्या बुरा है, उसके मम्मा को जॉब नहीं करने पड़ेगी। रीवा कहती है, मम्मा चलो ना नानी के पास, भैया बाहर आ जाएंगे। यशवी कहती है, हद है, तुम बच्चों की एक बार में मना कर रही हो, दोनों में से कोई सुन ही नहीं रहा, अपनी ही चलानी है। अब आगे कुछ बोला या किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिधव बाहर आ जाओ। ये देख दोनों बच्चे रोने लगते हैं। रिधव जोर से रोते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा मम्मा, अब तो कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा, आप मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये सुन यशवी रोते हुए कहती है, बेटू दरवाजा खोलो, देखो आप मम्मा की जान हो, आपको मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मम्मा आपको ठीक कर देगी। रिधव शांत रहता है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शांति से कहता है, मम्मा मैं बाहर तभी आऊंगा जब आप प्रॉमिस करोगे कि हम नानी के घर जा रहे हैं। यशवी अब गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि यशवी को इंडिया में अपने शहर में जाने के लिए मुंबई में कुछ घंटे रुक कर ही जाना होगा और रिधव को पता था उसके डेरा मुंबई में रहते हैं। यशवी को बहुत डर लग रहा था। वही रिधव फिर से चिल्लाने लगता है, मम्मा आह दर्द हो रहा है। यशवी गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है मैं हम चलेंगे इंडिया, पर मेरी एक शर्त है। रिधव अपने मुंह पर हाथ रख कहता है, कैसी शर्त मम्मा? यशवी कहती है, हम 1 महीने में वापस आ जाएंगे और तुम कभी वापस इंडिया आने की जिद नहीं करोगे, प्रॉमिस। ये सुन रीवा खुश हो जाती है और उछल कर कहती है, ये हम नानी के पास जा रहे हैं, ये मैं अभी नानी को कॉल करके ये गुड न्यूज देती हूँ, कहकर कमरे के बाहर चली जाती है। रिधव अपने मन में कहता है, मेरे लिए 1 महीना ही काफी है, फिर हम यहाँ आने वाली ही नहीं है, तो मेरा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। ग्रिन ग्रिन कहकर कहता है, ओके मम्मा डन। यशवी कहती है, अब दरवाजा खोलो रिधव। यशवी कभी रिधव नहीं बोलती थी, वो हमेशा बेटू ही कहती थी, पर अब वो रिधु से नाराज हो गई है, जिससे उसके मुंह से प्यार से बेटू नहीं निकल रहा है, जो खुद रिधव ने भी नोटिस किया है। हमारे रिधु को बुरा लगता है, वो दरवाजा खोलता है। यशवी अपने बेटे को देखती है और यशवी को अपने सीने से लगा देती है और उसे प्यार से मगर डांटते हुए कहती है, आइंदा ऐसा किया तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। मेरी जान बसती है तुम दोनों में, और तुम दोनों ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, अब ऐसा किया तो माफ नहीं करूंगी, सीधा सजा दूंगी और कभी भी बात नहीं करूंगी। रिधव हाँ में सिर हिला देता है और नीचे जमीन को देखने लगता है। वही रीवा कॉल पर बात कर कमरे में आती है और कहती है, मम्मा नानी आपसे कुछ कहना चाहती है। यशवी फोन लेते हुए बच्चों को ब्रश करने के लिए भेज देती है और अपने माँ से फोन में बात करने लगती है। हेलो माँ बोलिए। रेखा जी कहती है, क्या बात हुई, क्यों आ रही हो, कुछ हुआ है, बच्चे ठीक है ना? यशवी कहती है, हाँ माँ सब ठीक है, पर एक माँ बच्चों की जिद के आगे हार गई।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हाँ तो कह दिया, पर कुछ गलत हो गया तो मेरे बच्चों को उन लोगों ने मुझसे छीन लिया तो मेरे जीने की आखिरी वजह अब ये दोनों तो है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मा। रेखा जी कहती है, तुम आ जाओ, मैं किशोर तुम्हारे मामा जी से बात करती हूँ। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। वही दूसरी ओर एक आदमी सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और सामने वॉल पर एक लड़की की तस्वीर थी। वो आदमी अपनी उंगलियां टैप कर कहता है, कहाँ चली गई मेरी बटरफ्लाई, कहाँ छुपकर बैठी हो, तुम्हारा ये मेडली लवर तुम्हारा वेट कर रहा है, बस एक बार मुझे मिल जाओ, फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एक बार छूट क्या दे दी तुम्हें मुझसे दूर होने की, तुम तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब तुम देखोगी तुम्हारे मिस्टर रॉय की मोहब्बत। चैप्टर 62 देखते हैं, अगर अपने डेट का नसीब होगा उन्हें इतने मासूम बच्चे मिलेंगे। अब आगे यशवी दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लक्ष्मी को सारा काम समझा देती है और कहती है कि उसकी एब्सेंस में सब संभाल ले, पता नहीं कितना वक्त लगेगा वापस आने में। यशवी दोपहर में तीनों के लिए टिकट बुक करती है। उसका नसीब भी तो देखो, जब उसे टिकट चाहिए होती है तब उसे एक हफ्ते का वेटिंग मिलता है और आज कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट मिल गई। यशवी फ्लाइट को बुक कर देती है और ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। टिकट उसके सामने थी, वो गहरी सांस लेकर अपने पास रखे छोटे से प्रिंटर में से प्रिंट निकाल देती है और अपना बाकी का काम, बच्चों के और अपने कपड़े, जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट सब कुछ पैक कर देती है। यशवी अपने घर को आसपास देखती है। उसे मन नहीं था इंडिया जाने में, क्योंकि इसमें उसके बच्चों की किलकारियां, उनका बचपन, उनका पहली बार चलना सब कुछ लिखा हुआ था। तभी दोपहर हो जाती है, बच्चे घर आ जाते हैं और अपनी मम्मा को अपने कीमती टॉयज और अपना फेवरेट नाश्ता पैक करवाते हैं। यशवी एक तरफ खुश थी अपने बच्चों की खुशी देखकर, देखो कैसे खुश है अपने नानी और इंडिया जाने के लिए, पर उसे क्या पता था रिधव के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसी दिन देर रात को वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों बच्चे खुश थे। कैप्टन टाउन से वो लोग इंडिया दूसरे दिन सुबह मुंबई पहुंच जाते हैं। यशवी के हाथ में लगेज ट्रॉली थी, वो उसे लेकर चल रही थी और आसपास दोनों बच्चे अपनी ही धुन में चल रहे थे। यशवी बेंच के पास बैठती है। अब वो लोग नागपुर बाय रोड जाएंगे क्योंकि नागपुर की टिकट मिली नहीं थी। तभी रिधव यशवी से कहता है, मम्मा मम्मा सुसु जाना है। ये सुन यशवी परेशान हो जाती है और कहती है, मैंने कहा था तुम्हें वहां वॉशरूम यूज कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो वीडियो गेम खेलनी थी। अब मैं क्या करूं, हमारा सामान भी है और रीवा को कहां खड़े रखूं, कहकर आसपास देखती है। तभी बगल में बैठी दादी कहती है, अरे बेटा मैं हूं, मुझे भूल गई। यशवी मुस्करा देती है और कहती है, नहीं दादी, आपको कैसे मैं भूल सकती ही। ये दादी यशवी को अपने बगल वाली सीट में मिली थी और ये दादी इंडियन थी जो अपने देश लौट रही थी और यशवी से खूब बातचीत की थी। यशवी रीवा को सामान के ऊपर बैठा देती है और कहती है, कोई शरारत मत करना, मैं अभी भैया को वॉशरूम ले जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। रीवा हाँ में सिर हिला देती है। यशवी रिधव को लेकर वहां से चली जाती है। वही रीवा मुंह में उंगली डाल हर जगह आसपास देखे जा रही थी। रीवा अपनी मासूम पलकें झपका रही थी और आसपास देख रही थी। तभी कोई आदमी उसकी ट्रॉली को धक्का दे देता है, जिस कारण रीवा बेग की ट्रॉली के साथ आगे बढ़ जाती है। रीवा खुश हो जाती है और ताली बजा देती है। दादी डर जाती है और वो खड़ी होकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रीवा की ट्रॉली पूरे एयरपोर्ट पर चल रही थी और रीवा ताली बजा रही थी। तभी उसकी ट्रॉली एक जगह जाकर रुक जाती है। रीवा आसपास देखने लगती है। तभी उसके सामने आकर कोई खड़ा रहता है। रीवा मुंह में उंगली डाल ऊपर देखती है। उसके सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा था। रीवा अपनी छोटी आंखों से टिमटिमा कर ऊपर ही उस शख्स को देखे जा रही थी। तभी वो शख्स घूरकर रीवा को देखता है। रीवा बस एक टक उसे देखती है। उस आदमी ने ब्लैक शर्ट और सिल्वर पेंट पहनी थी और अपने कंधे के पास एक साइड कोट हैंगर किया हुआ था। तभी वो आदमी घूर कर कहता है, मुंह में उंगली डालना बुरी बात होती है, सारे शैतान तुम्हारे पेट में घुस जाएंगे। वही ऐसी बात खुद के बॉस के मुंह से सुन पीछे खड़े सभी बॉडीगार्ड चौंक जाते हैं और उस बच्ची को देखने लगते हैं। रीवा अपनी उंगली निकाल देती है और उस आदमी को देखने लगती है। वो आदमी भी एक टक रीवा को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे ये बच्ची अपनी तरह दिख रही थी, वही सेम आंखें, होठ, नाक। वो आदमी कहता है, बेटा तुम अकेले हो, तुम्हारी मोम
आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो दादी आगे आकर कहती है, सॉरी बेटा, वो ये ट्रॉली को किसी का धक्का लग गया और मेरी बच्ची यहाँ तक आ गई। वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, सुनो। ये सुन वो आदमी रुक रीवा के सामने देखता है। रीवा अपने नन्हे हाथों से अपने पास बुलाती है। वो शख्स नीचे मुड़ी कर देखता है। रीवा उसके गाल पर किसकर कहती है, बाय सुपरस्टार। ये सुन उस शख्स के होठों पर मुस्कान आ जाती है जो पिछले 5 सालों से गायब थी। वो वहां से बच्चे के सिर पर हाथ रख वहां से चला जाता है। दादी ट्रॉली को खींच के बेंच के पास ले जाती है। यशवी रिधव को वॉशरूम से ले आती है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बच्चों को लेकर नागपुर के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट के बाहर कई टैक्सी थी। यशवी एक अच्छी टैक्सी हायर कर एक दिन के लिए मुंबई में रुकने का सोचती है, पर वो अपनी दोस्त के घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके दोस्तों के घरों के यहाँ निगरानी होगी और वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। यशवी एक ऐसी होटल में जाती है जहां रॉयस ग्रुप का नामो निशान ना हो। यशवी ने नागपुर में भी एक घर रेंट पर ले लिया था क्योंकि यशवी के पुराने घर में शायद किसी गार्ड की नजर हो। यशवी आगे बैठी थी और दोनों बच्चे पीछे बैठे कुसूर फुसूर कर रहे थे। रिधव कहता है, मैं बहुत खुश हूं, हम पापा से जल्दी मिलेंगे। रीवा कहती है, मैं एक हैंडसम अंकल से मिली थी, बहुत ही हॉट थे, मम्मा के लिए उनका रिश्ता फिक्स कर दे। रिधव कहता है, पहले अपने पापा फिर दूसरे पापा, देखते हैं अगर अपने डेट का नसीब होगा उन्हें इतने मासूम बच्चे मिलेंगे। रीवा हाँ में सिर हिला देती है। चैप्टर 63 रिधान यशवी का सामना। अब आगे वही अभी दोपहर के 1 बज रहा था। वो लोग होटल की ओर निकल जाते हैं, तभी रास्ते में बड़ा सा मॉल आता है। उस मॉल को देख दोनों बच्चे वहां जाने के लिए जिद करते हैं। यशवी मना करती है पर दोनों बच्चों को जाना था। तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, मेम साहब ले जाए ना, बच्चों को क्यों दिल तोड़ रही हैं, इनका पहली बार तो इंडिया आया है। यशवी कुछ कहने को जाती है, तभी दोनों बच्चे प्लीज प्लीज करने लगते हैं। यशवी इन्हें डांटने के लिए अभी सही वक्त नहीं समझती, वो घर जाकर दोनों को सीधा करेगी। टैक्सी वाला गाड़ी रोक देता है। यशवी पैसे दे देती है और सामान दे से ही लेने को होती है। तभी टैक्सी वाला कहता है, वो सामने देख रही है उस गली में मेरा घर है और मैं वही रहता हूँ, आप चाहे तो सामान मेरे बैग में रख सकती है, वहां आ जाएगा। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको आपके घर ले चलूंगा। यशवी पहले सोच में पड़ जाती है। वो आदमी कहता है, बड़ा भाई समझकर विश्वास कर लीजिए। यशवी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ठीक है, मैं ये सामान यही छोड़कर जाती हूँ। वो आदमी मुस्करा देता है। तीनों मॉल में चले जाते हैं। यशवी अब दोनों को घूर रही थी। यशवी रिधव को घूरते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी, देखो कितना जिद्दी हो गया है। और ये लड़की भी अपने भाई का ही साथ देती है, हर बार दोनों जिद्दी हो गए हो। मॉल जाना है, सीधा होटल नहीं चल सकते थे क्या, मुंबई के फेमस मॉल में आना था। रिधव आगे आगे चल रहा था क्योंकि उसे पता था उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा है और अभी कुछ न कुछ बोल रही होगी। रिधव रीवा का हाथ पकड़ उसे खींचते खींचते किड्स जोन में ले जाता है और अपनी मम्मा से बचकर निकल जाता है। वही यशवी को किसी का फोन आता है और वो लॉबी में खड़ी होकर बातें करने लगती है। वही रिधव इतने अच्छे और कलरफुल कपड़े देख खुश हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका में गर्मी ज्यादा होने की वजह से बच्चों के ज्यादातर कपड़े व्हाइट में होते हैं। रिधव अपने लिए बहुत सारे शर्ट लेने लगता है और वो भी बहुत कम प्राइस में थे। वही रीवा अपने लिए कलरफुल ड्रेस लेने लगती है। वही यशवी की पीठ लिफ्ट की ओर थी और वो बातें करते करते थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रही थी। तभी पीछे से लिफ्ट में से एक शख्स निकलता है। उसके पीछे 3 गार्ड चल रहे थे। उस शख्स का ध्यान फोन में था और चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जैसे अभी किसी का खून कर दे। वो आदमी गुस्से से चलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी यशवी बातें बातें कर उस शख्स टकरा जाती है, पर यशवी की पीठ ही उस इंसान की तरफ थी। उस आदमी का फोन नीचे गिर जाता है। वो आदमी गुस्से से उस लड़की की पीठ देख अपने फोन को डे से उठाने को जाता है। तभी यशवी फोन पर बातें करते ही उस शख्स को देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी। यशवी की आवाज सुन वो आदमी यशवी की तरफ देखता है और यशवी पीछे मुड़कर चलते हुए उस शख्स को देखती है। यशवी की आंखें बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, रिधान रॉय।
वही वो शख्स यशवी को देख चौंक जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो जिसे इतने सालों से ढूंढ रहा था वो लड़की आज उसके सामने है। यशवी मौका पाकर वहां से बिना रिधान को देखे चली जाती है। रिधान मानो यशवी में खो गया था, पर जब उसके सामने से यशवी उज्जवल हो गई तब रिधान का होश आता है और वो गुस्से से अपना फोन फेंक कर कहता है, ढूंढो उस लड़की को, मुझे मेरे सामने अभी के अभी चाहिए। कहकर वहां से नीचे की ओर जाने लगता है। रिधान गुस्से से जाते हुए कहता है, बटरफ्लाई बस अब बहुत भाग लिया मुझसे दूर, अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। रिधान को जाते हुए रिधव देख लेता है। रिधव को समझ नहीं आता उसकी मम्मा ऐसे क्यों चली गई। वही रिधव रीवा से छुपते हुए रिधान के पीछे जाने लगता है। वहीं यशवी परेशान होकर लेडीज वॉशरूम में आ जाती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। रिधान गुस्से से सीसीटीवी रूम में चला जाता है जहां कंप्यूटर लगे हुए थे। रिधान उन सारे एम्प्लॉइज को यशवी पर फोकस करने को कहता है। रिधान अपने हाथ जोड़े सामने देख रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रिधान को याहू लेडीज वॉशरूम में जाती हुई दिखी। रिधान डेविल स्माइल दे देता है, अभी तक याहू वॉशरूम से बाहर नहीं निकली है। रिधान वहां खड़ी दो स्टाफ को इशारा कर कहता है, वहां का एरिया खाली कर दो और आराम से उसे बाहर लेके आओ मेरे पास। वो लेडीज वहां से जाने वाली होती है, तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो आवाज पतली और बच्चे की जरूर थी, पर उस आवाज में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। कौन है आप, मेरी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हैं। रिधान वो आवाज सुन पीछे मुड़कर देखता है। एक 5 साल का बच्चा उसे ही गुस्से से देख रहा था। रिधान सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। मम्मा आखिर कौन, ये छोटा बच्चा कौन है आखिर। रिधव आगे आकर बिल्कुल रिधान के सामने खड़ा हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, पर दोनों अनजान थे कि उनका कोई रिश्ता है एक दूसरे से। रिधान कुछ कहता तभी रिधान का फोन बज जाता है। रिधान ऑन कॉल कहता है, हम बोलो। सामने से गार्ड कहता है, मैम वॉशरूम से बाहर निकल गई है, वो कहीं जा रही है। रिधान पीछे देखता है और डेविल स्माइल के साथ कहता है, फेरी आ रहा है तुम्हारा, डेविल तुम्हारे पास, कहकर वहां से जाने लगता है बिना रिधव पर ध्यान दिए। वही रिधव सामने स्क्रीन पर अपनी मम्मा को देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भी वहां से जल्दी से रिधान के पास जाने लगता है। मॉल में भीड़ बहुत हो चुकी थी। ये मॉल रिधान रॉय का था। वो इस मॉल में कुछ पेपर वर्क करने आया था और उसने यशवी का यहां देख लिया था। रिधान लिफ्ट के पास जाता है और लिफ्ट के आने का वेट करने लगता है। तभी रिधव रिधान के पैरों के पास चिपक जाता है। रिधान को जब महसूस होता है वो नीचे देखता है और गुस्से से रिधव को देखने लगता है। वही रिधव मासूम आंखों से देखकर पूछता है, आप मम्मा को क्यों ढूंढ रहे हो। रिधान को कुछ समझ नहीं आता, आखिर रिधान क्यों इस बच्चे की मम्मा को ढूंढने लगा। रिधान कुछ कहता तभी लिफ्ट खुल गई थी। रिधान रिधव को उससे दूर होने को एक दो बार कहता है, पर रिधव जिद्दी था, वो दूर नहीं होता। वही रिधान गुस्से से रिधव को उठा के लिफ्ट के अंदर ले जाने लगता है। रिधव रिधान के हाथ में था, रिधान सामने देख रहा था। वही रिधव बार बार एक ही सवाल किए जा रहा था, आप मेरी मम्मा को क्यों ढूंढ रहे हो। और रिधान खुद के गुस्से को कंट्रोल किए जा रहा था। तभी लिफ्ट ओपन होती है। रिधान रिधव को लिए बाहर आता है। तभी रिधव वापस से सवाल करता है, आपने बताया नहीं, आप मेरी मम्मा को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी रिधान गुस्से से पूछता है, कौन है तुम्हारी मम्मा। पाउटिंग पाउटिंग। रिधव चौंक जाता है क्योंकि उससे इतने गुस्से से किसी ने बात नहीं की थी। फिर भी हिम्मत रख सामने देखता है। सामने यशवी खड़ी थी और उन दोनों को ही देख रही थी। रिधव अपनी छोटी उंगली से सामने की ओर इशारा करता है। रिधान उसके इशारे को देखता है और सामने देख चौंक जाता है। सामने यशवी खड़ी थी और उन दोनों को ही देख रही थी। रिधव रिधान की बाहों से छूटकर भागकर यशवी के पास जाता है। अब उस लॉबी में कोई नहीं था सिवाय यशवी, रिधव, रिधान और गार्ड्स के। गार्ड्स पूरा एरिया खाली करा दिया था। यशवी और रिधान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रिधव पीछे इशारा कर कहता है, मम्मा ये आपको ढूंढ रहे थे। वही यशवी मिस्टर रॉय को देख रही थी। तभी यशवी रिधव को पकड़ लेती है और रिधव को वहां से ले जाने लगती है। तभी उस शख्स के गार्ड्स यशवी और रिधव के सामने आके खड़े रह जाते हैं, जिससे दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। यशवी अपने आंखें बंद कर देती है, उसे पता था ऐसा ही कुछ होगा। वो रिधव को कसकर पकड़ लेती है। रिधान एक तक यशवी को देख रहा था, उसे सिर्फ यशवी की पीठ दिखाई दे रही थी।
रिधान आगे आकर यशवी के पास जाता है पर उसे बिल्कुल भी छूता नहीं है। वही यशवी मुड़कर रिधान को देखती है और रिधव से कहती है, बेटू तुम रीवा के पास जाओ, वो डर रही होगी। रिधव रिधान को देखता है और अपनी मम्मी के पैर पकड़ कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़कर ये अंकल कब से आपको घूर रहे हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा इनसे। रिधान रिधव को देखता है और यशवी को देख पूछता है, ये किसका बेटा है और तुम्हें क्यों मम्मा बुला रहा है। यशवी को कुछ कहने को नहीं बनता, वो आसपास देखने लगती है। तभी रिधव कहता है, ये मेरी मम्मा है। रिधव के मुंह से मम्मा सुनकर रिधान यशवी को देखता है और पूछता है, यशवी तुमने शादी कर ली, हाउ इज पॉसिबल। पाउटिंग। रिधान गुस्से से यशवी की बाह पकड़ दीवार से सटा कर कहता है, तुम्हारा प्यार बस मेरे लिए इतना ही था, कहा थी इतने साल वापस क्यों नहीं आए। वही यशवी गुस्से से रिधान की आंखों में देखकर कहती है, मिस्टर रिधान रॉय भूलिए मत, अब मैं आपकी कोई नहीं लगती, मैं मर चुकी हूं आप सबके लिए, मुझे छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है। रिधान यशवी देख कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर किसी और से शादी कर लो और कौन इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर, मैं उससे जान से मार दूंगा। यशवी अपना मुंह फेर लेती है। वही रिधव उन दोनों को देख रहा था, आखिर वो एक बच्चा ही था, दोनों को कैसे झगड़ते देख सकता था। रिधव जाकर यशवी के गले लग जाती है। वही रिधान फिर से गुस्से से कहता है, मुझे नाम बताओ, उस कमीने आदमी का जान से मार दूंगा उसे। यशवी गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया, आपको जानना है ना कौन है वो शख्स, तो सुनिए, आप हैं मेरे बच्चे के बाप। ये सुन रिधान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मतलब ये कैसे हो सकता है, यशवी प्रेग्नेंट कब होगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिधान का दिमाग फट रहा था। वो अपने माथे पर हाथ रख जोर से चिल्ला देता है। चैप्टर 64 मेरी बच्ची रीवू, क्या हुआ आपको अब आगे। ये सुन रिधान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मतलब ये कैसे हो सकता है, यशवी प्रेग्नेंट कब होगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिधान का दिमाग फट रहा था। वो अपने माथे पर हाथ रख जोर से चिल्ला देता है और रिधव को देखने लगता है। बात सुन रिधान एकटक रिधव को देखता है, वही आंखें, वही होठ, वही नाक, वो रिधान के जैसा ही दिख रहा था। रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो एकटक प्यार से अपने बच्चे को देखे जा रहा था। वही रिधव सवालिया नजरों से रिधान को देख रहा था। तभी एक लड़की भागती भागती यशवी के पास आती है और रोते हुए यशवी के गले लग जाती है। यशवी उसे अपने गोद में ले लेती है और कहती है, मेरी बच्ची रीवू, क्या हुआ आपको। रीवा कहती है, भैया मुझे छोड़कर चले गए। रिधव जीभ निकाल देता है। रिधान एकटक उस बच्ची को देखे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। रिधान कहता है, ये बच्ची किसकी है। तभी रिधान के पीछे से एक रौबदार आवाज आती है, ये मेरी बच्ची है, रीवा विधान रॉय, कहकर वो शख्स तिरछा मुस्करा देता है। यशवी सामने देखती है। रिधान पीछे मुड़कर विधान को देखता है और कुछ नहीं कहता। विधान आगे आ जाता है। अब यशवी अपने दोनों बच्चे के पास खड़ी थी। दोनों बच्चे कंफ्यूज थे, आखिर उनके पापा कौन है। रिधव आगे आकर यशवी ड्रेस पकड़ लेता है। अब यशवी को अपने बच्चों के सामने शर्म आ रही थी। रिधान कहता है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, हमें घर जाकर शांति से बात करनी चाहिए। तभी यशवी डरते हुए कहती है, नहीं मैं मुंबई में नहीं रह सकती, मुझे मेरे मायके जाना है, आप दोनों वहां आ सकते हैं। ये बात सुन दोनों हाँ में सिर हिला देती है। यशवी अपने दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। यशवी कहती है, हमें अब चलना चाहिए, कहकर जाने लगती है। तभी विधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बच्ची के सामने देख कहता है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, और तुम भी बटरफ्लाई। यशवी नम आंखों से सिर्फ विधान को देखती है और कहती है, मैं आप दोनों के पास नहीं रह सकती। तभी विधान कहता है, बटरफ्लाई भूल रही हो, रॉय वंश का चिराग तुम्हारे पास है, तुम उसे लिए बिना नहीं जा सकती। यशवी रीवा को नीचे उतारकर एक बॉडीगार्ड को बुलाती है और उन्हें वही एक कैफे में ले जाने को कहती है। वो गार्ड दोनों को ले जाता है। यशवी रिधान और विधान को कहती है, मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं आप दोनों में से किसी को नहीं दूंगी, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। तभी रिधान यशवी के करीब आकर कहता है, तुम्हें उनके बिना रहने की जरूर भी नहीं, क्योंकि एक बार हमने गलती कर दी तुम्हें अकेले भेजने में, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा।
सब लोग वहां जमा हो रहे थे। विधान कहता है, हमें यहां से चलना होगा। यशवी कहती है, मुझे नागपुर जाना है। विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। उनके रिलेशन पहले जैसे ही थे, कहीं कुछ भी बदला नहीं था। यशवी विधान के साथ चल देती है। यशवी ने मास्क पहना हुआ था। वही विधान को कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ बोलते नहीं है। वही गार्ड बच्चों को लेकर बाहर आता है। एक BMW में बच्चे और यशवी पीछे पैसेंजर सीट में बैठ जाते हैं और ड्राइव विधान करता है। बगल की सीट में विधान बैठा था। पूरा परिवार एक ही गाड़ी में था। तभी रीवा धीरे से रिधव से कहती है, हमारे पापा इतने पैसे वाले हैं क्या, देखो ना, उनके पास गार्ड है, बड़ी गाड़ी है। ये बात गाड़ी में सुनाई देती है। तभी विधान कहता है, हाँ फेरीगल, आपके डैड बहुत पैसे वाले हैं, आपको जो चाहिए वो लेके देंगे। रीवा खुश होकर कहती है, पूरा प्रिंसेस सेट भी। विधान हाँ में सिर हिला देता है। रीवा खुश होकर आगे हो जाती है। विधान उसे अपनी गोद में ले लेता है। यशवी परेशानी से रीवा को देखती है। उसे जो डर था मन में, अब वो पूरा होने जा रहा था। रीवा को आसानी से उससे छीना जाया जाता है। तभी रिधव यशवी के हाथ पर हाथ रख कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास हूँ। यशवी थोड़ी मुस्करा देती है। सब लोग नागपुर के लिए जा रही थी। रीवा बार बार तिरछी निगाह से रिधान की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके साथ विधान ने बात की थी, पर रिधान जो गाड़ी चला रहा था उन्होंने बात नहीं की थी। रीवा के मन में ये सब चल रहा था। तभी रिधान उसके माथे पर हाथ रख सहला देता है। ये देख यशवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो बच्ची भले उसकी नहीं थी, पर वो ऐसे उसका बड़ा पापा ही कहलाता है। तभी रीवा पीछे देखकर कहती है, मम्मा ये अंकल मेरे पापा हैं, तो ये कार ड्राइव कर रहे हैं वो कौन है? ये बात सुन दोनों मिरर में देखते हैं। यशवी धीरे से कहती है, बड़े पापा। ये सुन रिधान उस बच्ची की ओर देखता है और रिधव कंफ्यूज पूछता है, रिधान रॉय मेरे डैडा है, तो ये अंकल मेरे क्या लगते हैं मम्मा? यशवी रिधव की आंखों में देखकर कहती है, ये तुम्हारे छोटे पापा है। ये सुन दोनों विधान के सामने देखते हैं। तभी रिधव पूछता है, मम्मा आपके पति कौन है? ये सुन दोनों बच्चे यशवी को देखने लगते हैं। वही यशवी कैसी सोच में पड़ जाती है और उसे जवाब ना देता देख दोनों रॉयस ब्रदर जवाब देते हैं। ये सवाल सुन यशवी सोच में पड़ जाती है। वो इन दोनों को क्या कहेगी, क्या सोचेंगे दोनों बच्चे? यशवी ये सब सोच ही रही थी। तभी दो भारी आवाज आती है, हम आपकी मम्मा के पति है, रिधान रॉय और विधान रॉय। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं और साथ में कहते हैं, दो दो पापा, कहकर दोनों चकित हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एकटक यशवी विधान का चेहरे देखने लगते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एकटक यशवी विधान का चेहरे देखने लगते हैं। वही उनकी गाड़ी नागपुर पहुंच चुकी थी। एक भाड़े के फ्लैट पर आकर उनकी गाड़ी रुकती है। चैप्टर 65 मेरी बच्ची रीवू, क्या हुआ आपको? अब आगे। डोंट रीड दिस चैप्टर, कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से मैं आज पार्ट नहीं दे पा रही हूँ। माफी चाहती हूँ, कल जल्दी देने की कोशिश करूंगी। तब ये पार्ट वापस से एंजॉय कीजिए। ये सुन रिधान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब ये कैसे हो सकता है? यशवी प्रेग्नेंट कब हुई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिधान का दिमाग फट रहा था। वो अपने माथे पर हाथ रख जोर से चिल्ला देता है और रिधव को देखने लगता है। बात सुन रिधान एकटक रिधव को देखता है। वही आंखें, वही होठ, वही नाक, वो रिधान के जैसा ही दिख रहा था। रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो एकटक प्यार से अपने बच्चे को देखे जा रहा था। वही रिधव सवालिया नजरों से रिधान को देख रहा था। तभी एक लड़की भागती भागती यशवी के पास आती है और रोते हुए यशवी के गले लग जाती है। यशवी उसे अपने गोद में ले लेती है और कहती है, मेरी बच्ची रीवू, क्या हुआ आपको? रीवा कहती है, भैया मुझे छोड़कर चले गए। रिधव जीभ निकाल देता है। रिधान एकटक उस बच्ची को देखे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। रिधान कहता है, ये बच्ची किसकी है? तभी रिधान के पीछे से एक रौबदार आवाज आती है, ये मेरी बच्ची है। रीवा विधान रॉय कहकर वो शख्स तिरछा मुस्कुरा देता है। यशवी सामने देखती है। रिधान पीछे मुड़कर विधान को देखता है और कुछ नहीं कहता। विधान आगे आ जाता है। अब यशवी अपने दोनों बच्चे के पास खड़ी थी।
दोनों बच्चे कंफ्यूज थे, आखिर उनके पापा कौन है। रिधव आगे आकर यशवी ड्रेस पकड़ लेता है। अब यशवी को अपने बच्चों के सामने शर्मा रही थी। रिधान कहता है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, हमें घर जाकर शांति से बात करनी चाहिए। तभी यशवी डरते हुए कहती है, नहीं, मैं मुंबई में नहीं रह सकती, मुझे मेरे मायके जाना है, आप दोनों वहां आ सकते हैं। ये बात सुन दोनों हाँ में सिर हिला देती है। यशवी अपने दोनों बच्चों को पकड़ लेती है। यशवी कहती है, हमें अब चलना चाहिए, कहकर जाने लगती है। तभी विधान यशवी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बच्ची के सामने देख कहता है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, और तुम भी बटरफ्लाई। यशवी नम आंखों से सिर्फ विधान को देखती है और कहती है, मैं आप दोनों के पास नहीं रह सकती। तभी विधान कहता है, बटरफ्लाई भूल रही हो, रॉय वंश का चिराग तुम्हारे पास है, तुम उसे लिए बिना नहीं जा सकती। यशवी रीवा को नीचे उतारकर एक बॉडीगार्ड को बुलाती है और उन्हें वही एक कैफे में ले जाने को कहती है। वो गार्ड दोनों को ले जाता है। यशवी रिधान और विधान को कहती है, मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं आप दोनों में से किसी को नहीं दूंगी, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती। तभी रिधान यशवी के करीब आकर कहता है, तुम्हें उनके बिना रहने की जरूर भी नहीं, क्योंकि एक बार हमने गलती कर दी तुम्हें अकेले भेजने में, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। सब लोग वहां जमा हो रहे थे। विधान कहता है, हमें यहां से चलना होगा। यशवी कहती है, मुझे नागपुर जाना है। विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। उनके रिलेशन पहले जैसे ही थे, कहीं कुछ भी बदला नहीं था। यशवी विधान के साथ चल देती है। यशवी ने मास्क पहना हुआ था, वही विधान को कुछ समझ नहीं आता, पर वो कुछ बोलते नहीं है। वही गार्ड बच्चों को लेकर बाहर आता है। एक BMW में बच्चे और यशवी पीछे पैसेंजर सीट में बैठ जाते हैं और ड्राइव विधान करता है। बगल की सीट में विधान बैठा था। पूरा परिवार एक ही गाड़ी में था। तभी रीवा धीरे से रिधव से कहती है, हमारे पापा इतने पैसे वाले हैं क्या, देखो ना, उनके पास गार्ड है, बड़ी गाड़ी है। ये बात गाड़ी में सुनाई देती है। तभी विधान कहता है, हाँ फेरी गर्ल, आपके डैड बहुत पैसे वाले हैं, आपको जो चाहिए वो लेके देंगे। रीवा खुश होकर कहती है, पूरा प्रिंसेस सेट भी। विधान हाँ में सिर हिला देता है। रीवा खुश होकर आगे हो जाती है। विधान उसे अपनी गोद में ले लेता है। यशवी परेशानी से रीवा को देखती है। उसे जो डर था मन में, अब वो पूरा होने जा रहा था। रीवा को आसानी से उससे छीना जाया जाता है। तभी रिधव यशवी के हाथ पर हाथ रख कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास हूँ। यशवी थोड़ी मुस्करा देती है। सब लोग नागपुर के लिए जा रही थी। रीवा बार बार तिरछी निगाह से रिधान की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके साथ विधान ने बात की थी, पर रिधान जो गाड़ी चला रहा था उन्होंने बात नहीं की थी। रीवा के मन में ये सब चल रहा था। तभी रिधान उसके माथे पर हाथ रख सहला देता है। ये देख यशवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो बच्ची भले उसकी नहीं थी, पर वो ऐसे उसका बड़ा पापा ही कहलाता है। तभी रीवा पीछे देखकर कहती है, मम्मा ये अंकल मेरे पापा हैं, तो ये कार ड्राइव कर रहे हैं वो कौन है। ये बात सुन दोनों मिरर में देखते हैं। यशवी धीरे से कहती है, बड़े पापा। ये सुन रिधान उस बच्ची की ओर देखता है और रिधव कंफ्यूज पूछता है, रिधान रॉय मेरे डैडा है, तो ये अंकल मेरे क्या लगते हैं मम्मा। यशवी रिधव की आंखों में देखकर कहती है, ये तुम्हारे छोटे पापा है। ये सुन दोनों विधान के सामने देखते हैं। तभी रिधव पूछता है, मम्मा आपके पति कौन है। ये सुन दोनों बच्चे यशवी को देखने लगते हैं। वही यशवी कैसी सोच में पड़ जाती है और उसे जवाब ना देता देख दोनों रॉयज ब्रदर जवाब देते हैं। ये सवाल सुन यशवी सोच में पड़ जाती है, वो इन दोनों को क्या कहेगी, क्या सोचेंगे दोनों बच्चे। यशवी ये सब सोच ही रही थी। तभी दो भारी आवाज आती है, हम आपकी मम्मा के पति है। रिधान रॉय और विधान रॉय। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं और साथ में कहते हैं, दो दो पापा। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहकर दोनों चकित हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एकटक यशवी विधान का चेहरे देखने लगते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों एकटक यशवी विधान का चेहरे देखने लगते हैं। वही उनकी गाड़ी नागपुर पहुंच चुकी थी। एक भाड़े के फ्लैट पर आकर उनकी गाड़ी रुकती है। चैप्टर 66 रीवा के जिद पूरी करना। अब आगे
आपने अब तक देखा कि रिधान की गाड़ी नागपुर आ चुकी थी। रिधान ड्राइव करके यशवी के घर यानी यशवीने को घर रेंट पर लिया था वहां गाड़ी ले जाता है। कार के सन्नाटा था। रिधान यशवी के सीने से लग सो चुका था, वही रीवा विधान के सीने लगी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। उसकी उंगली मुंह में थी और विधान बार बार मुंह से बाहर निकाल रहा था, पर रीवा उंगली मुंह में डाल ही देती है। विधान ने अब परेशान होकर रीवा के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिए थे। दोनों बाहर ही देख रहे थे, तभी रीवा कहती है, मम्मा मुझे वहां जाना है। बिग डैडा आप कार को स्टॉप करो ना। ये सुन रिधान रीवा के सामने देखता है, क्योंकि उसने बिग डैडा कहा था, उससे ये उम्मीद नहीं थी। तभी विधान कहता है, डोल तुम्हें यहाँ क्यों जाना है? अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कल आ जाएंगे यहाँ, अभी घर जाकर सोना है ना। रीवा ना में सिर हिलाकर कहती है, मुझे मेले में जाना है। कितना बड़ा व्हील है, मुझे बैठना है। तब तक रिधान की आंखें भी खुल चुकी थी और वो कहता है, डेड। ये सुन यशवी मुस्कुरा देती है, वही रिधान पीछे देखता है। वो कहता है, मैं मेरी रीवू को रोते हुए नहीं देख सकता, आपको कार रोकनी होगी। ये सुन रिधान को अपनी और किसमिस की बॉन्डिंग याद आने लगती है। किसमिस की शादी हो चुकी थी और वो अब अपने पति के साथ लंदन में रहती थी। रिधान रिधव की और इस प्यारी सी बच्ची की बात नहीं टाल सकता था। वो गाड़ी साइड कर पार्किंग एरिया में गाड़ी ले जाता है। रिधान अच्छे से पार्क कर दरवाजे अनलॉक करता है। विधान अपनी बच्ची को गोद में लेकर बाहर निकल जाता है। रिधान भी बाहर आता है। यशवी और रिधव दोनों बाहर आते हैं। रिधव ने यशवी का हाथ पकड़ लिया था। वही रिधान आगे रिधव के पास जाने को होता है, पर रिधव यशवी का हाथ छोड़ आगे भागकर चला जाता है। ये देख विधान की रीवा भी विधान से गोद से निकलकर रिधव के पीछे जाने लगती है। रिधान को अपने बेटे का बिहेवियर देख बहुत बुरा लगता है। तभी यशवी कहती है, उसे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि पहली मुलाकात में बेटू ने आपका गुस्सा देखा है और वो कंफ्यूज है। उसके पापा आप और रीवा के पापा विधान कैसे है, उसे समझने के लिए 1-2 दिन दीजिए, क्योंकि रीवा से ज्यादा एक बाप के प्यार के लिए वो तड़पा है। वह सब टिकट्स लेकर मेले के अंदर चले जाते हैं। वही रीवा आगे आगे भाग रही थी और रिधव उसके पीछे पीछे भाग रहा था और यशवी उम्र के पीछे भाग रही थी, क्योंकि उसे बहुत ही चिंता हो रही थी कि उसके दोनों बच्चे भागते हुए कहीं गिर ना जाए। वही पीछे रिधान और विधान तीनों को इस तरह खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी रीवा आगे जाकर एक आइसक्रीम वाले के पास जाकर रुकती है और विधान को इशारा कर अपने पास बुलाती है। विधान उसके पास जाता है। रीवा विधान की पेंट खींचकर रहती है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तभी यशवी कहती है, नहीं नहीं मिलेगा तुम्हें आइसक्रीम, अभी रात हो चुकी और तुम्हें जुकाम हो जाएगा। रीवा कहती है, नहीं होगा जुकाम, मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए। रीवा जिद कर रही थी। तभी विधान कहता है, कोई बात नहीं, खेलेगी कूदेगी तो गर्मी लगने लगेगी तो इसे सर्दी नहीं होगी। ये सुन यशवी हाँ में सिर हिला देती है। विधान पैसे देकर दोनों बच्चों के लिए लेता है। दोनों बच्चे खुशी से खाने लगते हैं। तभी रीवा विधान को अपना हाथ दे देती है। विधान उसे उठा लेता है। मेले में एक अच्छा गाना बजने लगता है। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो हो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। विधान उसे एक जुले के पास ले जाता है और बैठा कर जुलाने लगता है। वही रिधान भी यशवी को कमर से पकड़ उठा लेता है और जुले पर बैठा देता है। रिधान रिधव को भी उठा कर जुले पर बैठा देता है। विधान और रिधान दोनों पीछे थे। यशवी दोनों बच्चों के बीच वाले जुले में थी। विधान एक हाथ से रीवा का जुला और एक हाथ से यशवी का जुला झूला रहा था और रिधान रिधव का जुला एकम हाथ से और एक हाथ से यशवी का जुला झूला रहा था। रिधव यशवी रीवा तीनों खुश थे। पीछे रिधान और विधान भी बहुत खुश थे। जुला होने के बाद रीवा जिद करती है बड़े से व्हील में बैठने के लिए, पर अकेले बच्चों को उस व्हील में बैठने की परमिशन नहीं थी। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है। पांचों जुले की ओर जाने लगते हैं। तभी एक भेल वाला वहां खड़ा था। यशवी भेल को देख अपने मुंह में पानी लाकर कहती है, भेल बच्चों आ जाओ, आपको इंडियन स्ट्रीट फूड क्या होता है आज टेस्ट कराती हूँ।
यशवी एक बड़ी से प्लेट में भेल का ऑर्डर दे देती है। भेल वाला जल्दी जल्दी तीखी और चटपटी भेल बनाने लगता है। भेल तैयार हो चुकी थी। यशवी भेल की स्मेल लेकर पहले दोनों बच्चों को एक एक चम्मच देती है, फिर रिधान की तरफ चम्मच कर देती है। रिधान मना करता है। यशवी उसे जबरदस्ती का खिला देती है। वही वो विधान की तरफ मुड़ती है। विधान पीछे जाने को होता है पर यशवी उसे भी खिला देती है। फिर मजे से दोनों बच्चे और वो भेल खाने लगते हैं। अब बारी थी व्हील में जाने की। पहले रीवा के साथ यशवी और विधान जाने वाले थे। तभी रिधान रिधव से कहता है, हम दोनों साथ चले चैंप। रिधव पहले देखता है। रिधान को कोई उम्मीद नहीं थी। रिधव हाँ में सिर हिला देता है। तो चुप मत रहना, यह मुझसे कहना। अरे कोई क्या ऐसा भी यार है। दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें। दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें हो तो मैं कहूंगा सरकार मैं हूं ना। रात के वक्त पर बिग जायंट में लाइटिंग लगी हुई थी। तारे टीम टीम कर रहे थे। चांद निकला हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। विधान रीवा और यशवी एक सीट पर बैठ जाते हैं और रिधान और रिधव एक सीट पर बैठ जाते हैं। रीवा विधान के गोद में थी और यशवी विधान के बगल में थी। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है और विधान का हाथ पकड़ लेती है जब व्हील शुरू होने वाला होता है। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो हो। तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। व्हील शुरू होने से ऊपर जाने लगता है। यशवी डर रही थी, वही रीवा ताली बजा रही थी। विधान यशवी को एक नजर देखता है। वो उसकी हालत को नहीं देख पा रहा था। यशवी के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। तभी विधान रीवा के कान में कहता है, दुल तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, उससे तुम्हें ये हवा ये मंजर फील होगा। रीवा मासूम सी हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। विधान रीवा के आंखों पर अपना हाथ रख देता है। यशवी विधान को सावलिया नजरों से देखता है। विधान यशवी को दूसरे हाथ से गर्दन से आगे कर यशवी के होठ पर अपने होठ रख देते हैं। ऊंचाई पर बीचों बीच होने के कारण कोई देख नहीं रहा था, सब अपने में बिजी थे। यशवी पहले चौंक जाती है और अपनी आंखें बंद कर विधान का साथ देने लगती है। दोनों के शरीर में कुछ कुछ होने लगा था, शायद ये इतने सालों की तपड़ होगी। जुला रुका हुआ था और दोनों एक दूसरे को किस किए ही जा रहे थे। विधान अब अपनी जीभ को यशवी के मुंह में डाल देता है और फ्रेंच किस करने लगता है। यशवी भी विधान के बालों के हाथ फेराने लगती है। उसे विधान चाहिए था, किसी भी कीमत पर ये जगह सही नहीं थी। दोनों खुद को कंट्रोल कर बस किस किए जा रहे थे। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो। कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो। कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरजू। कोई हो तमन्ना या हो कोई आरजू हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूं ना। यशवी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था मगर इतने सालों तड़प अभी बाहर आ रही थी। यशवी कसकर विधान की शर्ट पकड़ लेती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। यशवी को अच्छा लग रहा था, उसे किस ब्रेक नहीं करनी थी। उसका बस करता तो अभी विधान के प्यार में खो जाए। वो कितने साल तड़पी थी और बच्चों को अकेले पालकर टूट भी चुकी थी। वही विधान का एक हाथ रीवा के आंखों पर था और एक हाथ यशवी के गर्दन को पकड़े हुए था वो, और जोर जोर से यशवी को पैशनेटली किस किए ही जा रहा था। विधान तो वक्त दिन और जगह भूल ही चुका था। तभी वो आगे बढ़ता वक्त रहते यशवी रोक देती है। दोनों ना चाहते हुए भी अलग नहीं होना चाहते थे। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। विधान और यशवी एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर इस वक्त काफी शिकायत थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के अंदर तड़प थी, ठंड की वजह से दोनों के बाल उड़ रहे थे। वहीं रीवा बारी बारी कभी अपने पापा कभी अपने मम्मा को देखने लगती है। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। विधान के आंखों एक दर्द था जो अकेलेपन और खामोशी का था। वो यशवी को बड़े ही जुनून से देख रहा था। कुछ मिनट के लिए व्हील रुक चुका था और ऊपर ही रीवा विधान और यशवी की सीट थी। वही रिधान रिधव की सीट थोड़ी साइड में थी। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो हो। तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना।
रीवा अपना हाथ हटा देती है और तीनों सीधे बैठ जाते हैं। यशवी अब खुश थी, वो विधान के कंधे पर अपना सिर हिला देती है। ये वाला सीन अपने पार्टनर के साथ मत करना, कभी वायरल हो जाओगे। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय। सब लोग व्हील से उतर जाते हैं। यशवी रीवा से कहती है, अब घर चले। रीवा पहले आसपास देखती है और मना करने के बाद वहां उंगली कर इशारा कर सामने दिखाने लगती है। सामने एक बड़े से कॉस्ट्यूम, जैसे कि मिक्की माउस, डोरेमोन और कई कार्टून थे। उसमें कपल को जाना था और अपने बच्चों को हंसना था। बड़ा कॉस्ट्यूम की वजह से भारी था और मोम और डेड दोनों को अंदर जाना होता था। रीवा वापस से अपने दोनों डेड्स को देखती है। उसके दोनों डेड्स हमें सिर हिला देते हैं। विधान और रिधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। वो दोनों एक साथ तो कतई जाने वाले नहीं थे, ये तो पक्का था। रीवा मायूस होकर दोनों को देखती है। तभी रिधान कहता है, मैं और यशवी अंदर जाते हैं। रीवा ताली बजा देती है और दोनों रीवा से कौन सा कॉस्ट्यूम पसंद है वो पूछते हैं। रीवा एक सिल्वर कलर का रेबिट पसंद करती है। एक लड़का दोनों को कॉस्ट्यूम पहनाने के लिए मदद करता है। चैप्टर 67, कॉस्ट्यूम रोमांस। अब तक आपने देखा, विधान और रिधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। वो दोनों एक साथ तो कतई जाने वाले नहीं थे, ये तो पक्का था। रीवा मायूस होकर दोनों को देखती है। तभी रिधान कहता है, मैं और यशवी अंदर जाते हैं। रीवा ताली बजा देती है और दोनों रीवा से कौन सा कॉस्ट्यूम पसंद है वो पूछते हैं। रीवा एक सिल्वर कलर का रेबिट पसंद करती है। एक लड़का दोनों को कॉस्ट्यूम पहनाने के लिए मदद करता है। अब आगे, दोनों कॉस्ट्यूम के अंदर थे। रीवा ताली बजा रही थी। रिधान पीछे था और यशवी उसके आगे थी। रिधान के पैर उस कॉस्ट्यूम के अंदर थे और यशवी के हाथ रैबिट के हाथ के अंदर थे। रिधान के हाथ यशवी के कमर पर लपेट रखे थे। यशवी को ही आगे सब देखना था और रिधान को उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे। रिधान अपना चेहरा यशवी के कंधे पर रख देता है। यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है। वही मेले में एक गाना बजने लगता है। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। रिधान अपने हाथ यशवी के टॉप के अंदर डाल देता है। यशवी गहरी सांस लेने लगती है। रिधान के हाथ यशवी की कमर के अंदर चल रही थी। दोनों की आंखें बंद थी। वही यशवी रीवा का हाथ पकड़ कपल डांस कर रही थी। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती, तुमसे ही, तुमसे ही। रिधान अब अपने होठ यशवी के कंधे पर चलाने लगता है। यशवी के जज्बात ऊपर नीचे हो रहे थे। रिधान अब और आगे बढ़ रहा था। आज धीरे धीरे अपने हाथ यशवी की पेंट के अंदर डाल देता है। यशवी की सिसकियां निकलने लगती है। हर घड़ी सांस आती है। जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही, तुमसे ही। दोनों ही अपने में खोए हुए थे। यशवी की हालत खराब हो रही थी रिधान की हरकतों की वजह से। वही रिधान अपना एक हाथ टॉप के अंदर चला रहा था और एक यशवी के थाई के पास। यशवी ना में सिर हिलाकर उसे रोकने का कहती है, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। रिधान फिर भी नहीं रुकता और यशवी को अपने कमर के ऊपर लिफ्ट कर देता है। यशवी चौंक जाती है। उसे पता था कुछ होने वाला था। रिधान अपनी पेंट नीचे कर देता है और यशवी में समा जाता है। ये देख यशवी चौंक गई थी और वो ऐसी स्थिति में चीख भी नहीं सकती थी। वही तेज म्यूजिक बज रहा था। आसपास बच्चे नाच रहे थे। पूरे एरिया में बहुत से कॉस्ट्यूम वाले आ चुके थे, जिससे किसी का ध्यान रिधान यशवी पर नहीं जाता, क्योंकि उनमें से कुछ सिल्वर रैबिट ही था। रिधान यशवी को थोड़ा मूव करता है। यशवी अपने होठों को काट देती है, क्योंकि उसकी 5 साल की तड़प कंट्रोल अब जाकर पूरा हुआ था। वही रिधान भी इन 5 सालों में किसी भी लड़की के पास नहीं गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए लॉयल था। चाहे वो उससे अभी नाराज और गुस्सा ही क्यों ना हो, पर गुस्सा नाराजगी एक साइड और प्यार जताना एक साइड। कुछ मिनटों बाद गेम बंद हो चुका था। सब लोग अपने कॉस्ट्यूम उतार रहे थे। रिधान और यशवी अपने कपड़े ठीक कर कॉस्ट्यूम निकालने लगते हैं। रीवा जाकर अपनी मम्मा को गले लगा देती है। यशवी हंस देती है, पर यशवी थकी हुई थी। रिधान की हालत भी टाइट थी, पर वो रीवा को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, बस अब बहुत खेल लिया, अब मम्मा को आराम करना है, हम घर चले। विधान यशवी को देख समझ गया था उनके बीच कुछ हुआ है। वो रिधव का हाथ पकड़ कार तक जाने को कहता है। रिधान यशवी को कंधे से पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसके एक हाथ में रीवा थी।
वही रिधान के पास रिधव था जो चलते हुए उसके साथ बहुत सी बातें कर रहा था जो रिधान देख रहा था। रिधान यशवी से कहता है, देखा शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, इसलिए तो रिधव मुझसे बात नहीं करता। यशवी कहती है, कैसी सजा? रिधान कहता है, मैं जब इतना छोटा था तो अपने बाप से कभी सही से पेश नहीं आया, उन्हें नापसंद किया, ऐसे ही बिहेव करता था, इसलिए आज मुझे मेरे बेटे के स्वरूप में ये सब वापस मिल रहा है। जैसे कहना चाहते हो जैसे मैं भी फील करूं मिस्टर रणधीर रॉय की फीलिंग। रणधीर रॉय का नाम सुनते ही यशवी के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और कहती है, कैसी नाराजगी। ये सुन रिधान चुप हो जाता है। रिधान के चुप होती ही यशवी कहती, हज बहुत कुछ हुआ था जो उसे नहीं पता और ना ही दोनों भाई बताना चाहते हैं। इसके लिए अब यशवी को किसमिस और विधान की मां से मिलना होगा, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाए आखिर सब क्या हुआ था इनके बचपन में को दोनों इतनी नफरत करते हैं। अब विधान कार चला रहा था, दोनों बच्चे यशवी के सीने से लगे हुए सो गए थे। तभी रिधान कहता है, क्या जरूरत थी दोनों को अकेले पालने की? हमारे पास आ जाती, कितनी मुश्किल से बड़ा किया होगा तुमने। यशवी कहती है, अगर मेरा स्ट्रगल उतना ही पेनफुल लगा तो मुझे और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ये सुन रिधान कहता है, भूल जाना बटरफ्लाई, अब हम आखिरी बार जो गलती की है ना वो अब मैं नहीं करूंगा। तुम्हें छूट देखकर तुम यहां से भाग निकली और वो भी इन कीमती जान के साथ। रिधान की बात से सहमत होता है। वो लोग यशवी के फ्लैट पहुंच जाते हैं। रिधान रिधव को और विधान रीवा को गोद में ले लेता है, तीनों साथ में चल देते हैं। यशवी दोनों के बीच थी और मुस्कुरा रही थी, उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसके बच्चे बाद अपने डेट के साथ है। घर का दरवाजा खुलता है, यशवी ने फर्नीचर के साथ ही पूरा घर लिया था। दोनों बच्चों को एक कमरे के बड़े से बेड पर लेटा देते हैं। उन्होंने मेले में ही बहुत खा लिया था, अब खाने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों हॉल में आ जाते हैं और यशवी को देखते हैं, दोनों की लाल आंखें हो चुकी थी और गुस्से यशवी को घूर रहे थे। चैप्टर 68 प्यार भरी मॉर्निंग। अब आगे विधान और रिधान दोनों हॉल में आते हैं। यशवी हॉल में खड़ी थी और विधान को ही देख रही जो उसे लाल आंखों से गुस्से देख रहे थे। यशवी उनकी आंखें देख डर जाती है और अपने कदम पीछे पीछे लेने लगती है। वही रिधान और विधान आगे आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। सुबह का वक्त, सुबह के 10 बज रहे थे। मास्टर बेडरूम में अभी भी सन्नाटा था। रात को 3 बजे तक उनके प्यार का खेल चलता रहा था। सभी बहुत थके हुए थे। हर बार की तरह यशवी अपने हैंडसम हब्बीज के बीच में सिकुड़ कर सो रही थी जैसे कोई खरगोश। उसके बाल पूरे पिल्लों पर बिखरे पड़े थे। वही उसके एक साइड सो रहा विधान पेट के बल शर्टलेस था, वही दूसरी साइड सो रहा रिधान यशवी की तरफ करवट लेकर सोया हुआ था। सबसे पहले नींद यशवी की ही खुली। उसने आंखें मसलते हुए अंगड़ाई लेनी चाही, पर उसे अब आदत थी अंगड़ाई लेने से पहले खुद को रोक देने की, वरना तो उसके हाथ उसके दोनों पति को लग जाते। यशवी को आज अपना सर बहुत भारी लग रहा था। उसने अपने ऊपर 2 भारी भरकम हाथ महसूस हो रहे थे। विधान का हाथ यशवी के गले में था, वही रिधान का यशवी के पेट पर। दोनों भाइयों की गर्म सांसें यशवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। यशवी ने देखा वो बिना एक भी कपड़े के अपने पतियों के बीच उनसे चिपक कर सोई हुई है। यशवी ये देख हैरान थी कि वो तीनों ही ऐसी अवस्था में थे और एक ही चादर में खुद को ढके हुए थे। यशवी को कल रात की बातें कुछ कुछ याद आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग पर जोर डालकर क्या हुआ था उसे याद करने लगी। यशवी को कुछ पलों बाद सब धीरे धीरे याद आ गया। उसे याद आ गया कि कल उसी ने अपने दोनों पति से प्यार की मांग की थी जिसे उन्होंने पूरा किया था। यशवी शर्म से गुलाबी हो गई। उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान बिखर गई थी। वो शर्म को छिपाने अपने बगल में सो रहे रिधान के सीने से लग गई। रिधान इस वक्त गहरी नींद की आगोश में था, पर यशवी के उसके सीने से लगने का एहसास नींद में भी वो भली भांति महसूस कर पा रहा था। उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और उसने यशवी को नींद में ही अपनी बाहों में भर लिया। यशवी रिधान के ऐसा करने से और शर्मा गई और उसके सीने में अपना सर दुबककर आंखें बंद कर दी। कुछ आधे घंटे बाद यशवी ने साइड टेबल पर हमेशा रखे जाने वाला एक बाथरोब देखा। उसने रिधान से दूर होकर उसे लेना चाहा, पर वो विधान के साइड था। इसीलिए यशवी विधान के ही पीठ पर थोड़ा सपोर्ट लेते हुए हाथ बाकर बाथरोब ले ली।
विधान यशवी के ऐसा करने से कसमसाया और पलट गया और यशवी के एहसास को समझकर उसकी कमर को होल्ड कर अपने से चिपका लिया। यशवी विधान को शर्माते हुए देख रही थी क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और विधान के खुले सीने से चिपकी हुई। यशवी ने कुछ ही पलों में खुद को नॉर्मल किया और बाथरोब पहन उठने को हुई कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। यशवी की चीख सुन रिधान और विधान की नींद एक साथ खुल गई। दोनों ही यशवी के पास आ गए। वो दोनों यशवी को फिक्रमंद निगाहों से देख रहे थे। यशवी ने उन्हें देख कहा, ऐसे क्या देख रहे हो आप दोनों मुझे? अरे इस चीख का कारण भी तो आप दोनों ही हो। रिधान और विधान समझ गए और लाचारी से उसे देखने लगे। यशवी दोनों के गालों पर एक एक हाथ रख बोली, अरे मेरे दोनों शेर को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मांग मेरी ही थी जिसे बस आपने पूरा किया। डोंट रिग्रेट बिकॉज आई एक्सेप्ट इट। विधान ने फिर भी फिक्रमंद होते हुए पूछा, पक्का? तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई शिकायत? यशवी ने स्माइल करते हुए विधान के होठों को सॉफ्टली चूमा और बोली, पक्का। नो प्रॉब्लम एंड नो कंप्लेन। रिधान और विधान खुश हो गए। रिधान ने यशवी को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। विधान भी उन दोनों के पीछे वॉशरूम में दाखिल हुआ। तीनों शावर के नीचे खड़े थे। यशवी थकी सूरत लिए अपनी पीठ रिधान के सीने से चिपकाए खड़ी थी और रिधान यशवी के बालों को शैम्पू कर रहा था। विधान यशवी के शरीर को क्लीन कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभी रिधान और अभी शावर के नीचे शावर ले रहे थे और यशवी का पानी के बाथटब में आंखें बंद किए लेटी थी। इस वक्त अगर कोई रिधान और विधान को ऐसे देख ले तो अपनी सुध-बुध खो बैठे। दोनों के शरीर पर ठंडे पानी की बूंदें गिरकर उनके शरीर से फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की बूंदें नहीं मोती हो। तभी अचानक यशवी ने पीछे से विधान को हक कर लिया। वो बिना कपड़ों में ही विधान की पीठ से चिपकी हुई थी और उसके हाथ विधान के खुले सीने पर थे। रिधान और विधान यशवी के ऐसा करने से शॉक थे। विधान बोला, बटरफ्लाई क्या हुआ? यशवी बड़ी मासूमियत से बोली, जान आप दोनों इतने हॉट दिख रहे हो कि मुझसे खुद पर सब्र रख पाना मुश्किल हो रहा है। रिधान और विधान यशवी की बात सुन मुस्कुरा उठे। यशवी विधान से दूर हुई और दोनों भाइयों के बीच में खड़ी होकर रिधान की तरफ पलटी। दोनों भाई बस उसे एकटक देख रहे थे। यशवी रिधान के करीब गई और उसके सीने पर हाथ रख थोड़ा उचटकर रिधान के होठों को चूमने लगी। यशवी के ऐसा करने से विधान का गला सूखने लगा। वो अपना गला तर करने की कोशिश कर रहा था। रिधान ने भी यशवी को कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और पैशनेटली किस करने लगा। करीबन 10 मिनट बाद रिधान ने यशवी के होठ छोड़े और उसे पलट दिया। अब यशवी विधान के सामने थी और उसकी पीठ रिधान की तरफ। रिधान ने तो ट्रेन पकड़ ली थी। उसके हाथ यशवी के पेट के इर्द गिर्द थे और उसके होठ यशवी के गले को बेतहाशा चुम रहे थे। यशवी ने विधान को देखा जो अभी भी बस उसे और रिधान को मदहोशी से देखे जा रहा था। यशवी ने अपनी नशीली आंखों के इशारे से विधान को अपने पास बुलाया। विधान बस उसके करीब आया ही था कि यशवी ने उसके होठ ब्लॉक कर दिए। उसके हाथ विधान के कंधे पर थे और विधान थोड़ा झुका हुआ था। रिधान का हाथ यशवी के पेट से ऊपर जाने लगा पर उसके होठ अभी भी यशवी के गर्दन पर चूमने का काम कर रहे थे। वही विधान के होठ यशवी के होठों से होते हुए नीचे खिसकते हुए गले से नीचे तक पहुंच गए। रिधान के भी हाथ दूसरे गले से नीचे तक पहुंच गए पर थे। विधान ने यशवी को वश शुरू किया तो वही रिधान ने भी उसके पेट को चूमने लगा। यशवी हाफते हुए सिसकियां ले रही थी जिससे यशवी की अपर बॉडी ऊपर नीचे होना दोनों भाइयों को मदहोश करने के लिए काफी था। यशवी का एक हाथ रिधान के दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझा हुआ था, वही दूसरा हाथ विधान के बालों को सहला रहा था। उसने ऐसे ही खड़े चेहरा घुमाया तो रिधान उसके होठों चूसने लगा। विधान अभी भी यशवी के गर्दन को चूमे रहा था पर उसके हाथ यशवी के थाई को सहला रहे थे। अब दोनों भाइयों को आउट ऑफ कंट्रोल कर यशवी उन्हें रोक नहीं सकती थी। उन्हें खुद ललकारने के बाद वो पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकती थी और ना ही वो उन्हें रोकना चाहती थी ना ही पीछे हटना। विधान ने यशवी को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। उसने आराम से यशवी में एंटर किया। यशवी की चीख निकलने वाली थी कि रिधान ने उसके होठ सील कर दिए। वो यशवी के उभारों को दबा रहा था। वही विधान यशवी की कमर को पके अपना प्यार उसे दिखा रहा था।
वो काफी आहिस्ते से कर रहा था क्योंकि रात को ही उन लोगों ने बहुत राउंड्स किए हुए थे। कुछ देर बाद रिधान ने भी यशवी के साथ प्यार करने लगा। करीबन 1 घंटे बाद दोनों रुक गए क्योंकि रात की वील्डनेस और फिलहाल की चाहे वो सॉफ्टनेस थी, पर यशवी से अब और सहा नहीं जाता। उन्हें यशवी की भी चिंता थी, इसीलिए दोनों ने उसे बाथटब में बिठाकर वापस क्लीन करना शुरू किया। चैप्टर 69 आखिर कहाँ हो रॉयस ब्रदर। अब आगे। यशवी किचन में थी और नाश्ता बना रही थी, तभी वहां रीवा आती है और यशवी को नीचे होने का कहती है। यशवी नीचे हो जाती है और रीवा कहती है, मम्मा अब हम सब ऐसे ही साथ रहेंगे, मुझे अच्छा लगता है आपके और टूटू डेडास के साथ। यशवी रीवा के माथे पर हाथ फेर हमें सिर हिला देती है। रीवा खुश हो जाती है, तभी रिधान किचन में आता है और रीवा को गोद में लेकर स्लैब में बैठा कर कहता है, प्रिंसेस क्या यहाँ मम्मा से क्या बात कर रही हो। रीवा यशवी को देखती है और अपने मुंह पर हाथ रख कहती है, बिग डेडा ये मेरा और मम्मा का सीक्रेट है। रिधान कहता है, अच्छा बहुत अच्छे, अब बिग डेडा से बातें भी छुपाने लगोगी। रीवा ना में सिर हिलाकर कहती है, मुझे हमेशा ऐसे रहना है, एक हैप्पी फैमिली की तरह। रीवा की बात सुन रिधान कहता है, आपके बड़े पापा का प्रॉमिस है, वो आपकी फैमिली को तोड़ने नहीं देंगे। रीवा खुश हो जाती है। रिधान रीवा के माथे पर चूम देता है। रीवा रिधान के गाल पर चूम देती है। रिधान यशवी के पास जाकर उसके होठों पर एक किस देकर कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है हमारी बेटी। ये सुन यशवी के होठों की मुस्कान गायब हो जाती है। तभी रिधान उसका चेहरा देख उससे पीछे से गले लगा कर कहता है, वो चाहे तुम्हारी और विधान की बेटी क्यों ना हो, आखिर है तो रॉयस की औलाद और तुम्हारी बेटी मुझे वो रिधव जितनी ही प्यारी है। यशवी कहती है, मैं खुश हूं कि आपने रीवा को अपना लिया। मैं बहुत परेशान रहती थी जिस दिन आप लोगों को पता चले और आप लोग बच्चों को बंटवारा कर दे, तो मैं अपने बच्चों के बिना अलग अलग कैसे रह सकती हूँ। रिधान यशवी के कंधे पर हाथ रख कहता है, हमें पता है इतने साल बाद जब पता चले हमारे कोई बच्चे भी है तो कितना दुख होता है, ये हम दोनों झेल चुके हैं। मैंने सब मिस किया, इनकी पहली चाल, इनका पहला रोना, तुम्हारा इनका ख्याल रखना, सब कुछ मिस किया। तभी यशवी कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं अगर वापस आ जाती तो आप दोनों अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पाते, पर मैं मजबूर थी, मुझे डर था कहीं वो मेरे बच्चे छीन ना ले। रिधान कल की बात सुन गुस्से भरी नजरों से सब कुछ याद करने लगता है। तभी विधान अंदर आता है और कहता है, आप दोनों का हो गया हो तो मेरे बच्चे बाहर कब से अपनी माँ को बुलाए जा रहे हैं। ये सुन यशवी रिधान से अलग होकर नाश्ता बनाने लगती है। रिधान यशवी की मदद करने लगता है। सब लोग बाहर नाश्ता करने बैठे थे। रीवा सबको अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था और विधान और रिधव मिलकर हंस रहे थे। वही रिधान में देखने पर रिधव शांत हो जाता है और अपनी नजरें फेर लेता है। रिधान को बुरा लगता है। नाश्ता होने के बाद यशवी सब सामान को अच्छे से अरेंज कर रही थी और सोफे पर दोनों बाप बेटी विधान और रीवा आराम से बातें करते हुए थक गए थे और सो गए थे। रीवा विधान के पेट पर थी। वही रिधव वीडियो गेम खेल रहा था और रिधान अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। रिधव बोर हो जाता है और वो कमरे में चला जाता है। रिधान भी खड़ा होता है और कमरे में आता है जहां रिधव एक बुक पढ़ रहा था। रिधान उसके पास जाकर कहता है, मुझसे नाराज हो। रिधव बिना उसकी ओर देखकर हमें सिर हिला देता है। तभी रिधान कहता है, किस बात के लिए नाराज हो, आपकी मम्मा पर गुस्सा किया उस बात पर। रिधव वापस हमें सिर हिला देता है। रिधान रिधव को अपनी गोद में लेता है और कहता है, अभी सुबह रीवा ने एक किस्सा सुनाया, कैसे वो खो गई थी और जब वो मिली तो तुमने कितना गुस्सा किया उसके पर। तो तुमने उस पर गुस्सा क्यों किया, तुम्हें उसकी चिंता थी, प्यार करते हो, एक बड़े भाई के हिसाब से तुम्हारी जान है, इसलिए ना। रिधव ध्यान से बात सुन रहा था। ठीक उसी तरह रिधव की 5 उंगलियां दिखाकर कहता है, आपकी मम्मा हमसे दूर रही एक अनजान जगह तुम दोनों के साथ, हमें बिना बताए, तो सोचो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं भी आपके मम्मा से प्यार करता हूँ और उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी रिधव कहता है, मुझे नहीं पसंद मेरी रीवा और मम्मा को कि डांटे, चाहे वो मेरे दोनों डेडा भी क्यों ना हो। रिधान मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, मेरी ओर से आपकी मम्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके छोटे डेडा से बात कर लेना। रिधव हाँ कहकर रिधान से कहता है, एक वीडियो गेम की मैच हो जाए। रिधान हाँ कह देता है। हॉल में जाकर रिधव सारा सेटअप कर देता है।
और दोनों बाप बेटे खेलने लगते हैं। यशवी दोनों बाप बेटे को देख खुश थी। यशवी अपने मन में कहती है, आखिर क्या वजह है रिधान विधान के नाराजगी की, मुझे जानना होगा, उसके लिए मुझे किसमिस का नया नंबर लेना होगा। मैं दोनों को पहले के जैसा एक साथ लेकर रहूंगा, उनका प्यार जगा के रहूंगी, कहकर अपना काम करने लगती है। पूरी फैमिली खुश थी। वही कोई था जो पागल हो रहा था। वो शख्स कहता है, दोनों कहाँ गायब हो सकते हैं, अभी के अभी उसे ढूंढ के लाओ। वो शख्स का गार्ड कहता है, पता नहीं बॉस, उनकी इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो रही है, उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को सीक्रेट कर रख दिया है। तभी वो सब शख्स कहता है, इन 2 दिनों में आने वाली सारी मुंबई के पैसेंजर की लिस्ट मुझे आज के आज चाहिए। ये सुन वो गार्ड येस बॉस कर फोन रख देता है। वही वो शख्स कहता है, कहाँ हो तुम रॉयस ब्रदर, ऐसे कैसे गायब हो सकते हो तुम दोनों, कुछ तो राज है जो छुपा रहे हो, कहकर ड्रिंक करने कहता है। चैप्टर 70 में तुम्हारी भाभी हुई यशवी। ये सुन किस्मत चौंक जाती है और कहती है, अब आगे। यशवी अपने काम कर देती है और कुछ पल की शांति के लिए ऊपर छत पर चली जाती है और किसी को कॉल लगा देती है। कॉल एक झटके में उठ जाता है और सामने से एक प्यारी आवाज आती है, रिधान भाई। तभी यशवी कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हुई यशवी। ये सुन किस्मत चौंक जाती है और कहती है, भाभी आप जिंदा है, और आप जिंदा है तो आप इतने साल थी कहाँ, और आपके पास भाई का फोन कैसे आया। किस्मत से एक सांस में ये सब बोल जाती है। तभी यशवी कहती है, सांस ले लो, सुनो मेरी बात, में जो कुछ पूछ रही हूँ अच्छे से जवाब देना। किस्मत हाँ में सिर हिला देती है। यशवी पूछने लगती है, क्या तुम मुझे उन दोनों के बारे में बताओगी, वो दोनों पहले कैसे थे। ये बात सुन किस्मत कहती है, कौन दोनों भी, कहकर रुक जाती है। तभी यशवी हंसते हुए कहती है, हम बोल सकती हो भाभी। किस्मत कहता है, रिधान और विधान। डोंट रीड, मेरी तबीयत सही नहीं, ऊपर से एग्जाम है, झूठ नहीं बोल रही, मेरे दोस्तों से पूछ लेना, मुझे माफ कर देना, कल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि ये सब पीरियड की वजह से, माफ करना। यशवी रीवा के माथे पर हाथ फेर हामिश सिर हिला देती है। रीवा खुश हो जाती है। तभी रिधान किचन में आता है और रीवा को गोद में लेकर स्लैब में बैठा कर कहता है, प्रिंसेस क्या यहाँ मम्मा से क्या बात कर रही हो। तभी यशवी कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ, मैं अगर वापस आ जाती तो आप दोनों अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख पाते, पर मैं मजबूर थी, मुझे डर था कहीं वो मेरे बच्चे छीन ना ले। रिधान कल की बात सुन गुस्से भरी नजरों से सब कुछ याद करने लगता है। तभी विधान अंदर आता है और कहता है, आप दोनों का हो गया हो तो मेरे बच्चे बाहर कब से अपनी माँ को बुलाए जा रहे हैं। ये सुन यशवी रिधान से अलग होकर नाश्ता बनाने लगती है। रिधान यशवी की मदद करने लगता है। सब लोग बाहर नाश्ता करने बैठे थे। रीवा सबको अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था और विधान और रिधव मिलकर हंस रहे थे। वही रिधान में देखने पर रिधव शांत हो जाता है और अपनी नजरें फेर लेता है। रिधान को बुरा लगता है। नाश्ता होने के बाद यशवी सब सामान को अच्छे से अरेंज कर रही थी और सोफे पर दोनों बाप बेटी विधान और रीवा आराम से बातें करते हुए थक गए थे और सो गए थे। रीवा विधान के पेट पर थी। वही रिधव वीडियो गेम खेल रहा था और रिधान अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। रिधव बोर हो जाता है और वो कमरे में चला जाता है। रिधान भी खड़ा होता है और कमरे में आता है जहां रिधव एक बुक पढ़ रहा था। रिधान उसके पास जाकर कहता है, मुझसे नाराज हो। रिधव बिना उसकी ओर देखकर हमें सिर हिला देता है। तभी रिधान कहता है, किस बात के लिए नाराज हो, आपकी मम्मा पर गुस्सा किया उस बात पर। रिधव वापस हमें सिर हिला देता है। रिधान रिधव को अपनी गोद में लेता है और कहता है, अभी सुबह रीवा ने एक किस्सा सुनाया, कैसे वो खो गई थी और जब वो मिली तो तुमने कितना गुस्सा किया उसके पर। तो तुमने उस पर गुस्सा क्यों किया, तुम्हें उसकी चिंता थी, प्यार करते हो, एक बड़े भाई के हिसाब से तुम्हारी जान है, इसलिए ना। रिधव ध्यान से बात सुन रहा था। ठीक उसी तरह रिधव की 5 उंगलियां दिखाकर कहता है, आपकी मम्मा हमसे दूर रही एक अनजान जगह तुम दोनों के साथ, हमें बिना बताए, तो सोचो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं भी आपके मम्मा से प्यार करता हूँ और उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी रिधव कहता है, मुझे नहीं पसंद मेरी रीवा और मम्मा को कि डांटे, चाहे वो मेरे दोनों डेडा भी क्यों ना हो। रिधान मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, मेरी ओर से आपकी मम्मा को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके छोटे डेडा से बात कर लेना। रिधव हाँ कहकर रिधान से कहता है,
एक वीडियो गेम की मैच हो जाए। रिधान हाँ कह देता है। हॉल में जाकर रिधव सारा सेटअप कर देता है और दोनों बाप बेटे खेलने लगते हैं। यशवी दोनों बाप बेटे को देख खुश थी। यशवी अपने मन में कहती है, आखिर क्या वजह है रिधान विधान के नाराजगी की मुझे जानना होगा। उसके लिए मुझे किसमिस का नया नंबर लेना होगा। मैं दोनों को पहले के जैसा एक साथ लेकर रहूंगा, उनका प्यार जगा के रहूंगी, कहकर अपना काम करने लगती है। पूरी फैमिली खुश थी। वही कोई था जो पागल हो रहा था। वो शख्स कहता है, दोनों कहाँ गायब हो सकते हैं, अभी के अभी उसे ढूंढ के लाओ। वो शख्स का गार्ड कहता है, पता नहीं बॉस, उनकी इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो रही है। उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को सीक्रेट कर रख दिया है। तभी वो सब शख्स कहता है, इन 2 दिनों में आने वाली सारी मुंबई के पैसेंजर की लिस्ट मुझे आज के आज चाहिए। ये सुन वो गार्ड येस बॉस कर फोन रख देता है। वही वो शख्स कहता है, कहाँ हो तुम रॉयस ब्रदर, ऐसे कैसे गायब हो सकते हो तुम दोनों, कुछ तो राज है जो छुपा रहे हो, कहकर ड्रिंक करने कहता है। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यशवी किचन में थी और नाश्ता बना रही थी। तभी वहां रीवा आती है और यशवी को नीचे होने का कहती है। यशवी नीचे हो जाती है और रीवा कहती है, मम्मा अब हम सब ऐसे ही साथ रहेंगे, मुझे अच्छा लगता है आपके और टूटू डेडास के साथ। यशवी रीवा के माथे पर हाथ फेर हाँ में सिर हिला देती है। रीवा खुश हो जाती है। तभी रिधान किचन में आता है और रीवा को गोद में लेकर स्लैब में बैठा कर कहता है, प्रिंसेस क्या यहाँ मम्मा से क्या बात कर रही हो। चैप्टर 71 क्या कसूर था उन मासूमों का जो ऐसा सिला खुद उनके ही बाप ने ही दिया। अब आगे। सॉरी परवेज पार्ट के लिए जिसके कॉइन्स वेस्ट हुए हो। अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है यशवी में किसमिस को फोन कहा दिया और वो विधान और रिधान के बारे में जानने लगी। तभी किस्में अटक जाती है और कहती है, उसके लिए आपको खुद को मुंबई जाना होगा और रॉयस मेंशन में रहना होगा। आपको धीरे धीरे मेरे दोनों भाई के एक्शन से ही पता चलने लगेगा बचपन में क्या हुआ था। यशवी ये बात सुन परेशान हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि वो वहां जाए, वो डर रही थी। तभी यशवी कहती है, तुम नहीं बता सकती कोई बात नहीं, पर ऐसा कोई है जो उनके बारे में सब बता सकता हो। किस्मस कहती है, मुझे आपका नंबर दीजिए, मैं आपको एक पता भेजती हूँ। उस पते अगर आप जाएगी और उस नाम के शख्स के साथ बात करेगी तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यशवी हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली जाती है। वो खुश थी और अपनी ही धुन में जा रही थी। वो अपने फ्लैट के हॉल के आ जाती है और जैसे ही अपने कदम किचन की ओर बढ़ा देती है कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाजें यशवी के कमरे की थी जहां रिधान और विधान सोफे पर बैठे थे और एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। वो भले ही 2 दिनों से शांत थे, पर इन 5 सालों के दोनों ने एक दूसरे की नफरत और यशवी के वियोग में बहुत ही नुकसान करवा लिया था, जिसके तय तक यशवी जरूर जाएगी। यशवी कमरे में जाती है और दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। वो रिधान को देख कहती है, आप क्या कर रहे हैं। आप दोनों को पता है आप दोनों कितने जोरों से लड़ रहे हैं, आपके आवाज से बच्चे उठ गए तो। तभी विधान कहता है, उठते हैं तो उठने दे, पर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पता है इसने क्या किया, मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया टेंडर के साथ कुछ गड़बड़ कर, कहकर विधान रिधान की तरफ बढ़ जाता है। वही यशवी विधान को पकड़ लेती है और उसके गल पकड़ कहती है, प्लीज शांत हो जाए, ये सही जगह नहीं है। अगर बच्चों ने आप दोनों को ऐसे देख लिया लड़ते हुए तो डर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। विधान को फिर भी गुस्सा आ रहा था। वही रिधान जो सोफे पर बैठा कुटिल मुस्कान दे रहा था, वो खड़ा हो जाता है और अपनी कॉलर सही करते हुए कहता है, हमारा प्यार और बीवी भले एक हो पर बिजनेस कभी एक नहीं हो सकता, हमेशा बिजनेस पर मेरा राज होगा। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन विधान यशवी को साइड कर रिधान की कॉलर पकड़ गुस्से से कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच, मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया ना तो मेरा नाम भी। तभी यशवी विधान के मुंह पर हाथ रख देती है और विधान को खींचकर अलग कर देती है और रोने लगती है। उसके आंसू देख दोनों गहरी सांस लेते हैं और जलती हुई आंखों से एक दूसरे को घूर कर यशवी को संभालने के लिए जाने लगते हैं। मगर यशवी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस बहुत ही गया जा रही, मैं आप दोनों को छोड़ रही है ऐसे ही नफरत के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ। मुझे लगा आप दोनों के बीच इन 5 सालों में सब कुछ ठीक हो गया होगा, मुझे क्या पता था आप दोनों ने अपने मन में एक दूसरे के लिए और जहर इकट्ठा कर दिया है। अगर पता होता तो वापस कभी नहीं आती। कम से कम खुश तो थी मैं अपने बच्चों के साथ, वहां यहाँ आप देखो को देख मेरे दिल के टुकड़े ही हो रहे हैं।
वही रिधव और रीवा दोनों दरवाजे के पास खड़े सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर उन्हें ये पता था कि उनके मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है। रीवा बाद में आई थी, इसलिए उसने विधान को रिधान का कॉलर पकड़ते हुए नहीं देखा था, वरना वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती। तभी रीवा भी होने लगती है। रीवा की आवाज सुन यशवी अपनी आंसू भरी नजरों से उस ओर देखती है जहां रीवा रो रही थी। ये देख यशवी चौंक जाती है और विधान भी। विधान आगे बढ़कर रीवा के पास जाने लगता है, पर रीवा वहां से भाग जाती है। यशवी भी वहां से रीवा के पीछे जाने लगती है और विधान को नाराजगी से देखती है। विधान अपने हाथों को दीवार पर मार देता है। वही रिधव और रिधान एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो उनके आंखों में बहुत कुछ चल रहा हो। रिधव वहां से जाने को होता है, तभी रिधान उसे वहां बुलाता है। वो वहां कमरे में आ जाता है और दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। रिधान रिधव की आंखों में देखता है, जिसमें उसे वही 5 साल वाला बच्चा दिखा था जो वो खुद था। वही दर्द, वही आंखें, वही भाव। रिधान घुटने के बल बैठकर रिधव को गले से लगा देता है। रिधव रोने लगता है। आखिर था तो वो भी बच्चा ही ना। रिधव को रोता देख विधान छत पर जाकर सिगरेट के कस लेने लगता है और अपनी आंखें बंद कुछ सोचने लगता है। उसकी आंखों में भी दर्द थे। जख्म तो दोनों जगह गहरे थे। दोनों को ही अपने अपनों से ही धोखा मिला। क्या कसूर था उन मासूमों का जो ऐसा सिला खुद उनके ही बाप ने ही दिया। रीवा कमरे में रो रही थी, वही यशवी उसे गोद में लेकर बैठी थी। रीवा शिकायत करते हुए कहती है, आप रो क्यों रही थी? आपको डेडा ने डांटा क्या? मुझे कहिए, हमें नहीं रहना उनके साथ। अगर वो आपको डांट रहे हो तो हम वापस चले जाएंगे। मेरे डेडा को कोई नहीं डांट सकता, कोई नहीं, कहकर रोने लगती है। वही यशवी शांत कराते हुए कहती है, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ था। देखो, आप और भैया कैसे दोनों भाई बहन हुए, वैसे आपके डेडा और बिग डेडा दोनों भाई है। आपकी कैसे लड़ाई हुई थी एक बार, पता है? एक चॉकलेट को लेकर। वैसे आपके दोनों डेडा के बीच लड़ाई हो गई और मम्मा को ये अच्छा नहीं लगा और मम्मा डांटते हुए रोने लगी। जैसे मैं आपको डांटते वक्त रोने लगती हूँ, उसी प्रकार उनको डांट रही थी और मैं रोने लगी बस। रीवा ये सुन कहती है, सच्ची मम्मा? यशवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी उसके फोन की बेल बजती है। एक मैसेज आया हुआ था। यशवी गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे इस जगह जाना ही होगा। यशवी रीवा को शांत कराने लगती है। तभी विधान कमरे में आता है। यशवी विधान को देखती है। वही रीवा की नजर सामने जाती है। वो यशवी को गले से लगा देती है। यशवी रीवा को सीधा कर देती है। रीवा विधान को देखती है। विधान वही बेड पर बैठ जाता है और रीवा को अपने गोद में लेकर उसे गले से लगा देता है और कहता है, मेरी डोल मुझसे डर गई। रीवा ना में सिर हिला देती है और कहती है, मेरी मम्मा को रोते देख मैं डर गई थी। विधान कहता है, हम सही कहा, आपकी मम्मा हर बार रोती है, पर आप तो स्ट्रोंग हो ना मेरी तरह। रीवा हाँ में सिर हिला देती है। तभी विधान कहता है, आप ब्रेव बच्चा हो ना, ऐसे नहीं रोते। रीवा विधान के गले से लग जाती है। चैप्टर 72, मुझे आदत इश्क में हर गलियों से वाकिफ हूँ। आप इंतजार कीजिए, अब आगे। विधान रीवा को समझा रहा था और रीवा समझ रही थी। वही यशवी वहां से खड़ी हो जाती है और मैसेज देख के एड्रेस के बारे में सोच रही थी। तभी वो रिधान के पास जाती है जो रिधव के साथ बैठा था। यशवी मन में कहती है, मुझे नहीं लगता ये दोनों मुझे अकेले भेजेंगे, मुझे कुछ बहाना ढूंढना होगा। कहकर ये सब सोचने लगती है और वही सोफे पर बैठकर कहती है, रिधान, मुझे कहीं जाना है। रिधान कहता है, हम चलो, कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ। यशवी चौंक जाती है और कोई बहाना सोचने लगती है और कहती है, मेरी एक दोस्त के घर जाना, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो रो रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी, मुझे उसे पैसे देने जाना है। रिधान अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, मेरे फोन में ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तुम्हें अपनी दोस्त को जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे भेज दो। तभी यशवी अपना फोन वापस देते हुए कहती है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, मेरे पास है और मैं वही उसे दे दूंगी। और अभी आज आपका नुकसान हुआ है। ये सुन रिधान अपना लैपटॉप बंद कर देता है और अपनी बोहे उपकर यशवी को देखता है और कहता है, विधान, अगर मेरी डील ले भी लेता है तो मेरे कंपनी का कोई दिवाला नहीं निकल जाएगा। तुम पूरी जिंदगी ऐश कर सको और मेरे बच्चे ऐश कर सके, उतना तो मैंने कमाया ही है। ये सुन यशवी हाँ कह देती है और झूठ मूठ के 50,000 अपने बैंक में डाल देती है और रिधान से कहती है, मुझे उसके घर जाना है।
रिधान कहता है, जैसे तुमने अभी मुझसे किए उसे तरह उसके अकाउंट नंबर में सेंड कर दो। तभी यशवी थोड़ा परेशान होकर कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरी खास दोस्त है और मुझे उससे मिलना भी है, उसी बहाने कितने साल बाद में यहाँ आए हूँ। रिधान कहता है, मैं भी साथ आऊंगा, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। यशवी को अब कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, वो रिधान को लेकर निकल जाती है। वही विधान दोनों बच्चे के साथ रहता है और उन्हें भूख लगी थी तो उनके लिए पास्ता बना रहा था। वही रिधान कार ड्राइव कर रहा था और यशवी बगल में बैठी थी। दोनों इस पते के लिए निकल जाती है। यशवी बहाना सोच रही थी, आखिर वो है ऐसा क्या कहे कि रिधान को घर के अंदर ना ला सके। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और रिधान को देखती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है, ध्यान से सुनाएगा। आप मेरी दोस्त के घर आ तो रहे हैं पर आप घर के अंदर नहीं आ सकते। ये सुन रिधान सवालिया नजरों से यशवी को देखता है। यशवी रिधान को देख कहती है, ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त का पति बहुत शक करता है और आपके आने से उसे लगेगा आपका और उसका कोई चक्कर है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकती, आपको बाहर ही खड़े रहने होगा। ये बात सुन रिधान कुछ बोलने को होता है पर यशवी रिधान के मुंह पर हाथ रख देती है। रिधान चुप हो जाता है और आगे देखते हुए कहता है, कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इतनी भी नीची सोच कैसे रख सकते हैं। क्या उसकी बीवी का कोई दोस्त आए या दोस्त का पति तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, ऐसी सोच कैसे रख सकता है। और तुम्हें उससे मिलना क्यों है, ऐसी दोस्त की मदद क्यों कर रही हो, हम वापस चलते हैं। यशवी घूर कर कहती है, इसलिए मैं आपको नहीं लाने वाली थी, आप हमेशा अपनी ही चलाएंगे और मेरी कुछ सुनेंगे भी नहीं। जाए आप, मुझे बात नहीं करनी आपसे। रिधान मुस्कुरा देता है और कहता है, चल रहे हैं। ठीक है। यशवी फिर भी कुछ नहीं कहती। तभी रिधान कहता है, मैंने कहा ना चल रहे हैं, मुझे मन भी नहीं अब वहां जाने का, फिर भी तुम्हारे लिए चल रहा हूं, आपको तो महान को बनना है। यशवी कहती है, मुझे कोई महान बनने का शौक नहीं है, मेरी पापा के बारे में जानते थे, कुछ साल पहले मुझे बहुत मदद की थी, अब उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। रीवा और रिधव प्लेट के ऊपर चमची मारकर ढोल बजाने की कोशिश करते हैं। वही विधान अप्रोन पहने था, वो जल्दी से बाहर आता है और प्लेट में इटालियन पास्ता को सर्व कर रीवा रिधव को देता है। वो दोनों के ऊपर अच्छे से चीज डाल देता है और वही सोफे पर बैठकर लैपटॉप एम्स काम करने लगता है। वही दोनों बच्चे बड़े मन से खा रहे थे, उन्हें पास्ता बहुत टेस्टी लगा था। विधान तो एक टक बस काम किए जा रहा था। तभी रीवा और रिधव खड़े होते हैं और बारी बारी एक चम्मच विधान की ओर बढ़ा देते हैं। विधान दोनों को देता है और बारी बारी से एक निवाला खा लेता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वही यशवी की कार पते पर पहुंच जाती है। रिधान आसपास के जगह देख परेशान होकर कहता है, मैं भी साथ आ रहा हूं, तुम अकेले नहीं जाओगे। यशवी रिधान को देख कहती है, नहीं, मेरा शहर है, मुझे आदत इश्की में हर गलियों से वाकिफ हूं, आप इंतजार कीजिए। रिधान हाँ में सिर हिला देता है और गाड़ी अंदर इंतजार करता है। यशवी एक गली में जाकर 4 नंबर के घर में जाती है और आंगन के बाहर के गेट से नोक करने लगती है। यशवी काफी देर तक खड़ी थी, उसके नोक करने से कोई आया नहीं था। रिधान ये अपनी गाड़ी से देखे जा रहा था क्योंकि 4 नंबर का घर चौक से दिखाई से रहा था। तभी एक औरत वहां आती है। वो औरत और यशवी कुछ बातें करने लगती है। रिधान वहां खड़ा देख रहा था पर उसे औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था। रिधान देखने की कोशिश कर रहा था। यशवी मुस्कुरा कर अंदर चली जाती है। वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। रिधान बेचैन हो जाता है, क्यों दरवाजा बंद क्यों किया उन्होंने। चैप्टर 73, कौन है हीना राठौर। अब आगे। यशवी और रिधान मैसेज किए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। यशवी रिधान को एक नजर देख कहती है, आप यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहकर रिधान हाँ में सिर हिला देता है। यशवी घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है। कोई औरत आकर दरवाजा खोलती है। यशवी उस औरत को देखती है और धीरे से कहती है, हीना राठौर। वो औरत कहती है, जी आप कौन और कैसे मुझे जानती हो। यशवी आसपास देखते हुए कहती है, और कहती है, हम अंदर जाकर बात कर सकते हैं। वो औरत चीढ़कर कहती है, ना जान ना पहचान, ऐसे कैसे मैं तुझे अंदर आने दूं। उस औरत की बात सुन यशवी अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है, मैं यशवी रॉय हूँ, रॉयस की बहू। ये सुन यशवी चौंक जाती है और वो यशवी को देखने लगती है और आसपास देख जल्दी से अंदर खींच लेती है और कहती है, आप यहाँ और आपको कैसे पता मेरे बारे में।
यशवी कहती है, रिलैक्स में उनकी बहू हूँ, मुझे तो सब पता ही होगा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आई होप आप मुझे उसके सही से जवाब दे देंगे। वो औरत यशवी को देखने लगती है और कहती है, जाइए यहाँ से, हम बड़ी मुश्किल से छुपकर यहाँ रह रहे हैं, हमें मुश्किल हो जाएगी। ये सुन यशवी कहती है, डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे एक बार सच्चाई पता चल जाए, बाद में मेरे पति से बात करूंगी, आपको अच्छी जगह रहने और सेफ सिटी की सुविधा करे। ये सुन वो औरत करती है, नहीं चाहिए कोई मदद, हम भुगत चुके हैं, एक बार रॉयस की मदद लेकर अब कुछ नहीं करना, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यशवी कहती है, प्लीज ऐसा ना करे, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी जिंदगी का सवाल है। रिधान और विधान एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्यों नफरत करते हैं। ये सुन वो औरत वहां रखे पलंग पर बैठ जाती है और कहती है, ये कोई नई बात नहीं है, वो बचपन से एक दूसरे को नफरत करते आ रहे हैं। ये सुन यशवी कहती है, क्या दोनों के बीच बचपन में इतनी सारी नफरत थी। वो औरत हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, ये सब तब हुआ जब बड़ी मैम साहब यानी रिधान की मोम बीमार हो गई। कुछ साल पहले दो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। उनकी उम्र करीब 6 साल के आसपास होगी। उन बच्चों को देख वहां बैठी दो औरतें मुस्कुरा रही थी और एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थी। तभी एक औरत बोलती है, विधान की मोम, हम कितने लकी हैं, ना कभी सोचा नहीं था बचपन में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और आज हमारे बच्चे भी एक दूसरे पर हमारी तरह जान छिड़कते हैं। रिधान की मोम अपने पेट पर हाथ रख कहती है, 8वां महीना चल रहा था, अब एक काम कर, भाई साहब से कहकर इसे भी कोई कंपनी देने के लिए दुनिया में ला दे। और हाँ, मैंने कितनी बार कहा है भाई साहब को मेरे घर लेकर आ। ये बात सुन विधान की मोम का चेहरा उतर जाता है और वो कुछ नहीं कहती और सामने उन बच्चों को देखने लगती है। दो बच्चे सामने। रिधान मिट्टी का घर बनाते हुए कहता है, ये है मेरा घर और ये है इस घर की रानी और मेरी दिल की रानी। तभी विधान कहता है, मैं तो रानी लाना भूल गया, कहकर उसके आंख में पानी आ जाता है। तभी रिधान कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी रानी रख लो, अगर तुम खुश हो उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। ये बात सुन विधान रिधान का हाथ उस डोल पर रख कहता है, ये है हमारी बटरफ्लाई, हम दोनों की बटरफ्लाई। ये सुन रिधान कहता है, बटरफ्लाई क्यों। तभी विधान डोल का ड्रेस दिखाता है जिनमें बटरफ्लाई प्रिंट थी। रिधान हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हमारी बटरफ्लाई। दोनों इसी तरह पूरे दिन खेलते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी रणधीर रॉय घर में आता है। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। रिधान भागते हुए रणधीर रॉय की ओर चला जाता है, वही विधान भी भागते हुए जाने ही वाला था। तभी विधान की मोम इसका हाथ पकड़ लेती है और आंखों से मना कर देती है। विधान का मुंह बिगड़ गया था। रिधान अपने पापा से खुशी से गले लगा हुआ था और विधान दुखी होकर सामने दोनों को देख रहा था। तभी रणधीर की नजर विधान पर जाती है। विधान नीचे नजर कर देखने लगता है। रणधीर मुस्कुराकर उसे अपने पास बुला देता है। विधान खुश होकर भागकर रणधीर के पास जाता है। दोनों खुशी से गले लगे हुए थे। तभी रणधीर का ध्यान विधान की मां की तरफ जाता है। विधान की मां नीचे देखने लगती है। रिधान की मां कहती है, आइए मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। दोनों बच्चों की जिद थी, आपके बिना खाना नहीं है, वो भी भूखे हैं और हमने भी कुछ नहीं खाया। रणधीर दोनों के कंधों पर हाथ रख कहता है, अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं है ना रिधान, आप तो बिग ब्रदर बनने वाले हो। आपको तो मम्मा का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए खाना खाना चाहिए था। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। रणधीर रिधान की मोम को पकड़ के टेबल के पास ले जाता है और पेट पर हाथ रख कहता है, मेरे बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तभी रिधान की मां मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं होगा आपकी लाडली को। रणधीर रॉय हाथ मुंह धोकर आते हैं। सब लोग खाना खाने बैठे थे। तभी रिधान की मां कहती है, मैंने कितनी बार कहा है इसे। विधान की मां की भाई साहब को हमारे घर ले आया कर, मैं मिली भी नहीं हूं उनसे। और हमारे घर आने वाले सदस्य को भी कंपनी मिल जाए, उसके लिए भी आगे कुछ प्लान कर। ये सुन रणधीर खांसने लगता है और कहता है, तुम्हारी इच्छा है ना हो जाएगा। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी विश तो पूरी करेगी ना। क्यों। विधान की मोम हड़बड़ा जाती है और कुछ बोलती नहीं है। वही रणधीर उसे ही बड़े कुटिल मुस्कान के साथ देख रहा था। चैप्टर 74 रणधीर और किंजल के रिश्ता। अब आगे। ये बात सुन विधान की मोम हड़बड़ा गई थी और वो वहां से उठकर कहती है,
मेरा हो गया, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मैं कमरे में जाती हूँ। रिधान की मोम हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, तुम आराम करो, मैं खाना खाकर आती हूँ और तुम्हें दवाई दे दूंगी। विधान की मोम कहती है, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं सोने जा रही हूँ, कल घर भी तो जाना है। ये सुन रणधीर जी कहते हैं, घर क्यों जाना है, यही रह जाओ हमारे पास, क्यों जान रिधान की मोम को। रिधान का माँ हाँ में इशारा कर कहती है, भाई साहब को यही बुला लो, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होती तब तक तुम यही रहोगी, एक छोटी बहन होने के नाते। रणधीर यही कहता है, हाँ यही रह जाओ, रिधान को भी कंपनी मिल जाएगी। विधान की माँ और कुछ नहीं कहती और हाँ में सिर हिला देती है। विधान की माँ ऊपर कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर बेड के पास जाकर लेट जाती है। तभी रिधान कहता है, मोम में और विधान मेरे कमरे में सो जाए। रणधीर कहता है, हाँ सो जाओ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आखिर विधान का भी तो घर है, दोनों का घर है। ये बात सुन दोनों बच्चे अपना खाना फिनिश कर कमरे में चले जाते हैं। रणधीर अपनी बीवी दामिनी को खड़े करके कमरे में ले जाता है। तभी दामिनी को याद आता है, मैं किजल के पास जाना भूल गई, मैं अभी जाकर आती हूँ। तभी रणधीर कहता है, मैं हूं ना, तुम आराम करो, हमारी बेटी को भी आराम की जरूर है, मैं किंजल को दवाई देकर आता हूँ। ये बात सुन दामिनी हाँ में सिर हिला देती है और आंखें बंद कर सो जाती है, उससे बहुत नींद आई थी। वही रणधीर कुटिल स्माइल देकर किंजल के पास चला जाता है। किंजल बेड पर बैठी थी, उसे नींद नहीं आ रही है। तभी दरवाजा खुलता है, किंजल रणधीर को देख चौंक जाती है। तभी रणधीर दरवाजा बंद कर आता है और बेड पर बैठ जाता है। किंजल कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दामिनी जाग जाएगी। तभी रणधीर कहता है, वो सो चुकी है, जो मैंने कहा वो करे। ये सुन किंजल का चेहरा उतर जाता है और वो कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी रणधीर किंजल को धक्का देकर बेड पर लेटा देता है और किंजल के कंधे पर चूमने लगता है। तभी किंजल रणधीर को रोक देती है और अलग होने की कोशिश करने लगती है। तभी रणधीर कहता है, क्या हुआ मुझसे, अब मन भर गया, अब मुझे अपने करीब भी बहुत मुश्किल से आने देती हो। ये बात सुन किंजल रणधीर को पकड़ लेती है और उसे एकटक देखने लगते हैं। किंजल ये सुन चुप हो जाती है। वो एकटक रणधीर की आंखों में देखने लगती है। रणधीर भी उसकी आंखों में देख रहा था। किंजल कहती है, मैं अब और नहीं भागना चाहती, मैंने इस रिश्ते को अपना लिया, मैंने अब खुद को आपको सौंप दिया है, फिर भी आपको मेरे पर भरोसा नहीं, तो मैं कभी नहीं आऊंगी आपके करीब, कहकर उसकी गोद से खड़ी हो जाती है। रणधीर कहता है, क्या मेरे प्यार को जेल पाओगी। ये सुन किंजल पीछे मुड़ हाँ में सिर हिला देती है। रणधीर तिरछा मुस्कुरा देता है और अपने फोन से सारे कर्टन्स गिरा देता है और डोर को लॉक कर किंजल को लिफ्ट कर बेड पर बैठा देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। रणधीर के हाथ किंजल के ब्लाउज के अंदर चल रहे थे और किंजल के हाथ रणधीर की पेंट के ऊपर चल रहे थे। रणधीर भी सिसकी ले रहा था, वही किंजल भी गहरी सांसें लेती है। उसका सीना लंबी सांसें लेने के वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। रणधीर से अब कंट्रोल नहीं होता, वो किस को ब्रेक कर देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वही किंजल रिधान के शर्ट और पैंट को निकाल देती है और रणधीर के पूरे शरीर में अपने हाथ फिरा रही थी। पूरे अब रणधीर का कंट्रोल खो रहा था। वो किंजल को बेड पर लेटा देता है और किंजल के सारे कपड़े निकाल किंजल के पैरों को अपने कमर पर लपेट के किंजल के अंदर समा जाता है। किंजल और रणधीर दोनों प्यार में डूब चुके थे। पूरे कमरे में उनके सांसों की आवाज आती है। रणधीर वक्त के साथ और ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। वही किंजल अपने नाखून रणधीर के कंधे पर चुभा रही थी। दोनों अपने में ही लगे हुए थे। रणधीर रुक जाता है। किंजल सवालिया नजरों से रणधीर को देखती है। रणधीर किंजल को वैसे ही गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है और किंजल को जुनून से देखता है। किंजल इशारा समझ अपना प्यार रणधीर को जताने लगती है। रणधीर गहरी सांस लेते हुए किंजल के गले से लेकर पेट तक हर जगह अपने हाथ चला रहा था। किंजल भी रणधीर से चिपकी हुई थी। दोनों किस पल रुकते हैं और वही फ्रेश होकर सोफे पर कपड़े पहनकर लेट जाते हैं। आज किंजल खुश थी, उसके मन में कुछ चल रहा था। किंजल रणधीर के ऊपर लेटी थी और रणधीर किंजल के बाल सहला रहा था। किंजल कहती है, विधान। रणधीर कहता है, हम।
दोनों ऐसे ही साथ में सो जाते हैं। सुबह किंजल हॉल में बैठी थी, वो काफी उदास थी, तभी दामिनी उसके पास आती है और बैठकर कहती है, क्या हुआ किंजू, इतनी परेशान क्यों है, भाई साहब से कुछ बात हुई आ रहे हैं क्या? ये सुन किंजल कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दामिनी कहती है, हाँ बोलना, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। तभी रिधान विधान वहां भागते हुए आ जाते हैं और दामिनी को खींच करके जाते हैं। चैप्टर 75 दामिनी का दर्द। अब आगे। अब तक आपने देखा किंजल और रणधीर दामिनी को धोखा दे रहे थे, क्या ये सब दामिनी को पता चलेगा, जानेंगे आज के पार्ट में। रिधान और विधान दोनों खेल रहे थे, दोनों अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे। विधान और रिधान दोनों का ध्यान खेलने में था, तभी दामिनी कमरे में आती है और दोनों को घूर देखती है और कहती है, दोनों अभी तक सोए नहीं हो? कल स्कूल भी तो जाना है, चलो ये सब बंद करो और सो जाओ। विधान और रिधान दोनों रिधान के बड़े से बेड पर लेट जाते हैं। रिधान अपनी माँ के गोद में अपना सिर रख कहता है, मम्मा आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। ये सुन दामिनी को अपने मन में कुछ कुछ होने लगता है, वो रिधान के सिर पर हाथ रख कहती है, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं आपके पास हमेशा हूँ, और रही बात आपको हमेशा अपनी आने वाली बहन का ख्याल रखना, एक भाई नहीं एक माँ बनकर दिखाना है, प्रोमिस। ये सुन रिधान हाँ में सिर हिला देता है। दामिनी उसे सुलाने लगती है और रिधान अपनी आंखें बंद कर देता है और सो जाता है। रात का वक्त हो चुका था, सबने खाना खा लिया था। किंजल कमरे में बैठी बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसे कुछ महीने पहले की बात याद आती है। कुछ महीने पहले रणधीर किंजल के घर आया था और उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। किंजल रणधीर से छूटने की कोशिश कर रही थी, तभी रणधीर कहता है, अपने पति को अब करीब भी नहीं आने दोगी? ये सुन किंजल कहती है, मैंने गलती से एक बार आपके करीब आकर गलती कर दी है और उसका तोहफा भी मुझे मिल चुका है। ये कहकर वो सामने विधान की फोटो देखती है। ये सुन रणधीर किंजल को आगे घुमाकर कहता है, जितना प्यार मैं रिधान से करता हूँ उतना ही प्यार मैं विधान से करता हूँ, मेरे दोनों बेटे मेरे दिल टुकड़े हैं और तुम भी मेरा प्यार हो। तभी किंजल उसकी ओर देखकर कहती है, दामिनी क्या है? रणधीर गहरी सांस लेकर कहता है, दामिनी मेरी बीवी है और तुम मेरी बीवी और मेरा प्यार दोनों हो। ये सुन किंजल कुछ नहीं कहती है, तभी रणधीर कहता है, क्या हुआ, अपने पति को अब नहीं चाहती? किंजल कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दामिनी को धोखा नहीं देना, एक बार मैंने गलती कर दी है अपनी ही बेस्ट के पति के साथ। मैंने ये सब किया है, मुझे पछतावा हो रहा है। ये सुन रणधीर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और किंजल की बाह पकड़ कहता है, अब ये सब भलाई का जमाना गया, चुपचाप अपने पत्नी के धर्म को निभाओ। ये सुन किंजल सवालिया नजरों से देखती है। तभी रणधीर कहता है, दामिनी प्रेग्नेंट है, मुझे जरूरत है अपनी पत्नी के, समझ रही हो? जब तक दामिनी बच्चा नहीं दे देती तब तक तुम मुझे खुश करोगी? ये सुन किंजल टूट जाती है और फिक्की मुस्कान के साथ कहती है, ओह तो आप सिर्फ इश्क के लिए आए हैं और आपको हमारी परवाह तो है ही नहीं। ये सुन रणधीर किंजल को कहता है, अगर मुझे तुम्हारी और मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं होती तो ये रहने के लिए घर लग्जरी फैसिलिटी नहीं देता। अंडरस्टैंड? किंजल हाँ में सिर हिला देती है। रणधीर उसके होठ पर एक छोटी सी किस देकर कहता है, तुम हम दोनों के बीच अपनी दोस्त को मत लेकर अपना, मेरा और हमारे बच्चे के बारे में सोचो। किंजल के आगे विधान का चेहरा दिखने लगता है। प्रेजेंट टाइम। किंजल होश में आती है, वो अपने हाथ बांधकर कहती है, मुझे उस वक्त रणधीर की बात नहीं माननी चाहिए थी, मैं मेरी दोस्त को धोखा दे रही हूँ, पर मैं क्या करती? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ साल पहले क्लब में मैं ड्रंक थी और उसी रात में और रणधीर मिले थे और हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो गया। अब कोई लड़की जिसके साथ वर्जिनिटी खो देगी उससे लगाव तो जरूर होगा, और रणधीर ने भी तो कभी बताया नहीं उसकी कोई बीवी है। वो हमेशा छुपाता रहा और मुझसे शादी कर दी, और विधान के जन्म के बाद पता चला मेरी बेस्ट फ्रेंड का पति और उसके बच्चे का बाप रणधीर है। मैं कहाँ जाती एक नन्ही सी जान को लेकर। मुझे मजबूरन रहना पड़ा रणधीर के साथ, क्योंकि विधान मेरे अकेला का बच्चा नहीं, रणधीर का भी तो बच्चा है। किंजल ये सब सोच ही रही थी, तभी रणधीर उनके कमरे में आता है और उसे बाहों में लेकर लेट जाता है और किंजल के कपड़े निकालने लगता है।
वही दामिनी को नींद नहीं आ रही थी, वो घर में लॉबी में यहाँ से वहां चल रही थी। दामिनी किंजल के कमरे के पास से गुजरती है, तभी उसे कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती है। दामिनी पहले ध्यान नहीं देती, पर सिसकियों की आवाजें कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। दामिनी आवाज सुनकर कमरे के दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोल देती है। दामिनी का ध्यान जाता है सामने का नजारा देख के दामिनी के होश उड़ जाते हैं। सामने कुछ ना दिखने वाला सीन चल रहा था। दामिनी अपने मुंह पर याद रख देती है, वही किंजल और रणधीर इस तरह अपने प्यार में खोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चला कोई दरवाजे पर खड़ा है। दामिनी अपने पेट पर हाथ रख देती है और लड़खड़ा जाती है। वो दरवाजा बंद कर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। दामिनी में पेट और सीने में दर्द होना शुरू हो चुका था। दामिनी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वही दूसरी ओर रणधीर किंजल को चूमे जा रहा था और उसके कपड़े निकाल देता है और उसे प्यार करने लगता है। उन दोनों को कोई होश नहीं था। आज चाहे फिर कोई तूफान भी क्यों ना आ जाए, आज रणधीर नहीं रुकने वाला था, क्योंकि वो नशे में भी था। वही दामिनी अपने कमरे में आ जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। बेड पर गिरने से बगल में रखे सामान नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसकी आवाज सुन एक मिनट ऊपर दामिनी की कमरे के ओर भागती है। दामिनी अपने बेड पर बैठी गहरी गहरी सांसें ले रही थी और चिल्ला रही थी, पर उसने इतनी ताकत नहीं थी कि आवाज बाहर तक सुनाई दे। वो मेड भागते भागते ऊपर आती है और दामिनी को संभालने लगती है। मेड दामिनी को कहती है, मैम आप ठीक तो है, आपको क्या हुआ है? मैम आप ठीक तो है? मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। तभी दामिनी मेड का हाथ पकड़ कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर डॉक्टर, मैं सह नहीं पा रही हूँ, बच्चा निकलने को आ रहा है। मेड हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से नीचे जाकर लैंडलाइन से डॉक्टर को फोन कर देती है। डॉक्टर को बगल में आउट हाउस में 24 आवर के लिए रखा था, क्योंकि दामिनी की तबीयत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेड ऊपर जाती है और दामिनी को सही से बैठा देती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। दामिनी अपने सीने पर हाथ रख कर आह रही थी, उसके आंखों से पानी बहे जा रहा था। दामिनी खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है। वही फैमिली डॉक्टर आउट हाउस से निकल विला के अंदर आती है और सीधा दामिनी के कमरे की ओर भागती है। वो भी डरी हुई थी। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट्स देना ना भूले।